बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन महफ़िल, मजलिस तरक्की अदब के ज़ेर एहतमाम हम यहाँ बहुत सारे मुशायरे करते हैं, लेकिन आज हम एक फ़िक्शन की बहुत ख़ूबसूरत किताब 7 जन्म का यहाँ पे इफ्तिताही तकरीब मुनक़्क़द कर रहे हैं। इसके मुसन्निफ़ हैं शफ़क़त नग़मी साहब, नहायत मुनफ़रद और मुमताज़ लिखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आज की तकरीब की साहिब सदारत शख्सियत जनाब नैयर अब्बास साहब को मैं ज़हमत दूँगी। नैयर अब्बास साहब सदारत फरमाएंगे। भरपूर तालियाँ। लेकिन उनके हमरा असगर नदीम सैयद साहब को बैठना तो होगा ना, हमारे मेहमान ख़ुसूसी ये तशरीफ़ रखते हैं। और आज की साहिब सदारत शख्सियत के साथ ही मैं आज की साहिब शाम शख्सियत जो नहायत उम्दा राइटर हैं जनाब शफ़क़त नग़मी साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो भी स्टेज पे तशरीफ़ लें। ये महफ़िल का कुछ इस तरह से आगाज़ होगा कि इब्तदा में जनाब साहिब शाम शफ़क़त नग़मी साहब कुछ अपने हवाले से बात करेंगे और अपने आने वाले एक नावल का इब्तदाइया थोड़ा हमें पढ़कर सुनाएंगे। आपको अंदाज़ा है भी और मज़ीद होगा कि किस ख्वाबो ख़याल की दुनिया को हकीकत में लाते हुए और क्रिएशन तक पहुंचते हुए उनका सफ़र कितना खूबसूरत है, कितना दिलकश है। और जो मौजूदा जो किताब ज़ेर बहस है वो पाकिस्तान बनने के 7 अशरों का सफ़र किस अंदाज़ में कहा जा सकता है। एक नया क्राफ्ट है, एक नई डिक्शन है, एक नया अंदाज़ है और एक ऐसा पाकिस्तान का मुसाफिर है जो अपने ख्वाबो ख़याल में उन्हीं 47 की आते हुए उतरते हुए फ़ातहीन के रथ और चलते हुए काफ़िलों के हमरा वो हमें दास्तान सुना रहा है और उसके दिल की तकलीफ़ और किरदारों के अंदर किस तरह से वो तश्कील देता है, इस पर हमारे सारे मुकर्रीन बात करेंगे। सबसे पहले मैं इल्तमास करूँगी अरशद नईम साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और किताब और साहिब किताब के हवाले से कुछ गुफ्तगू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, आज हम मोहतरम शफ़क़त नग़मी साहब के नावल 7 जन्म के हवाले से उसकी तारफ़ी तकरीब के हवाले से यहाँ जमा हैं। तो उनके इस नावल के हवाले से चंद बातें मैं आपसे करना चाहूँगा। सबसे पहले तो इस नावल की जिस एक फ़िक्री जहत ने मुझे मुतासर किया है कि नग़मी साहब के यहाँ अपनी तहज़ीब, सकाफ़त और रवायात जो हैं और अपनी ज़मीन के साथ एक गहरा ताल्लुक़ उनके इंतसाब से ही नज़र आता है। उन्होंने जब इंतसाब तिलिस्म होशरुबा के मुसन्नफ़ीन और इब्न सफ़ी के नाम किया है तो उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो अपनी रवायत के साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि उनके लिए बड़ी आसानी थी जिसको माशाल्लाह CSP क्लास से उनका ताल्लुक़ है, तो हमें मरऊब करने के लिए जेम्स जॉयस और वर्जीनिया वोल्फ का भी नाम ले सकते थे और उन्होंने ये नाम नहीं लिया। तो इसका मतलब है कि उनका अपनी ज़मीन पे एतमाद पुख्ता है और मेरा ये थीसिस है, इससे आप इख्तलाफ कर सकते हैं कि मैं जब दुनिया भर के बड़े लिटरेचर को देखता हूँ तो वो लोग जो अपनी धरती, अपनी ज़ुबान, अपनी सकाफ़त के बारे में कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं वो बड़ा अदब तख्लीक नहीं कर सकते। जिनकी जड़ें अपनी ज़मीन के साथ जुड़ी होती हैं फ़िक्री सतह पे, वही बड़ा अदब तख्लीक करते हैं। तो ये एक फ़िक्री जहत ने मुझे मुतासर किया है। आगे जब इसका मैंने नावल के असलूब के हवाले से बात है तो इसके जो जिन लोगों ने आरा दी है वो उनमें से गालिब तादाद जो है, गालिब अक्सरियत उसमें साहिब सदर के अलावा सब ने इसको मैजिकल जो इसकी वो रियलिज़म को मौजू बनाया है उसी को फोकस किया है। लेकिन ये मैंने जब इसको नावल को पढ़ा है तो ये नहीं कि इसमें मैजिकल रियलिज़म के असरात नहीं हैं, इस पर इससे उस वो ट्रीटमेंट नज़र आती है इसमें, लेकिन इसकी बेसिक ट्रीटमेंट बयानिया है जो दास्तान से नावल की तरफ आया था।
और उसी बयानिया की आराइश के लिए कुछ उन्होंने टेक्निक्स इस्तेमाल की हैं, रियलिज़म भी, सुरियलिज़म भी और ये मैजिकल रियलिज़म भी। लेकिन इसका जो बेसिक असलूब का जो जौहर है वो हमें दास्तान की जो असलूब की खसूसियात हैं और जो उसकी क़ुव्वत है, उसके अंदर पोटेंशल है, उसका हमें उसकी तरफ हमारी तवज्जो मबज़ूल करवाता है। उसका फ़िक्री इशारा उन्होंने अपने इंतसाब में भी कर दिया है, 30वीं उशुरबा का नाम लेकर के। इसमें उन्होंने इसके अलावा जो अपनी बात है, अपना जो थीसिस है, उसको प्रूव करने के लिए भी उन्होंने आसमानी सहाइफ बाइबल का हवाला है, कुरान करीम का हवाला है, और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा हवाला है वो भी हमारी धरती से ताल्लुक़ रखता है। वो हमारे सूफिया कराम की फ़िक्र है, वो उसकी शायरी है, उनकी शायरी है। तो उन्होंने इस धरती के जो मसाइल हैं या इस हमारे ख़ित्ते के जो मसाइल हैं उनको समझने के लिए जो टूल्स इस्तेमाल किए वो भी हमारे मकामी टूल्स को उन्होंने ज़्यादा अहमियत दी है। तो नावल के अंदर इब्तदा में जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया तो मुझे कुछ मैंने अपनी ज़िंदगी में कोशिश की है। अच्छे नावल मैंने सभी उर्दू के तो मैंने सारे बड़े नावलों का मुताला किया हुआ है। तो जब आपने किसी ज़ुबान के बड़े उस सिनफ़ की तख्लीक़ात का मुताला किया हो तो फिर किसी नई चीज़ को जमालियाती सतह पे उससे मुतासर होना भी एक मसला बन जाता है कि वो जमालियाती सतह पे आप इस सतह पे होते हैं तो कि आम तहरीर आपको फिर वो उस पर मुतवज्जो नहीं कर सकती, आप उससे इंस्पायर नहीं हो सकते। ये इब्तदा में मुझे थोड़ा सा ज़ुबान के बारे में थोड़े से मेरे तहफ़्फ़ुज़ात उभरे, लेकिन जो ये नावल आगे बढ़ा उसके बाद वो नावल निगार की अपने मौजू पे गिरफ्त मजबूत से मजबूत तर होती हुई नज़र आती है। और उन्होंने इसमें मुझे बाज़ किरदारों को जब वो उन्होंने तिलिस्माती अंदाज में पेश किया है तो मुझे बाज़ जगहों पे वही एक ट्रीटमेंट का भी अक्स मुझे नज़र आया जो हमें बाज़ इंतज़ार हुसैन साहब के अफसानों में नज़र आता है। मुझे शर्मुल हरम का एक करैक्टर नज़र आया जो वो शर्मुल हरम के अंदर जो एक फ़लस्तीनी शहीद के करैक्टर को वो सामने लेके आते हैं। वो उससे पूछते हैं कि भाई अगर तुम भी ज़िंदा हो तो बताओ कि तुम्हारे साथ क्या बीती। वो उससे बहुत खूबसूरत बात करता है। वो कहता है कि जो मर गए वो अच्छे रहे, जो ज़िंदा रहे वो बहुत मुसीबत के अंदर हैं और तहकीक के मैं मर गया हूँ मैं से। तो ये उनका वो इसी तरह का जो मामला जिनका वाहद मुतकल्लम जब वो लाइब्रेरी में जाता है उस किताब के लिए तो वो मकालमे से मुझे बिल्कुल वही सूरत हाल मेरे सामने आई, वो उसी तरह से इन्होंने ट्रीट किया है। और ये एक नए नावल निगार के लिए बिलखसूस वैसे तो उपेंद्र नाथ अश्क ने कहा था कि एक अच्छा नावल तो हर आदमी लिख सकता है क्योंकि उसकी ज़िंदगी के गिर्द एक दायरा जो एक हर इंसान की ज़िंदगी के गिर्द एक ऐसा हिसार एक दायरा होता है कि अगर उसको वो तख्लीकी सतह पे महसूस करे और उसको वो लिखने की कोशिश करे तो बड़ा नावल एक लिखा जा सकता है। तो लेकिन इसमें उनका जो मुशाहिदा है एक ऑफिसर होने के नाते और एक डिप्टी कमिश्नर या जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के लोग होते हैं उनको वो अगर ज़िंदगी को देखना चाहें, महसूस करना चाहें, उसके मुख्तलिफ़ डायमेंशंस को का तजिया करना चाहें तो उनके पास सबसे ज़्यादा मौका होता है। तो ये मुशाहिदा उन्होंने अपना मुशाहिदा और अपने तजुर्बात को इस नावल के अंदर पूरी तरह से बड़ी कामयाबी से समझा है। मैं ये खुशगवार मेरे लिए तजुर्बा था इसका मुतालिया। तो मैं इस खूबसूरत तख्लीक पे नगमी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की अरशद नईम साहब ने। जैसा कि उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि ये महज एक तारीफ के अफवाह हैं, पूरा राइटर उसके अंदर नज़र आता है और अदब के सारे तकाज़े पूरे होते हैं। और जिस तरह से उन्होंने इंजील मुक़द्दस के और भगवद गीता के और दीगर जो आसमानी सहाइफ हैं उनके हवाले दिए हैं, उसमें पूरा चैप्टर वाज़ेह हो जाता है। और करैक्टराइजेशन में जो मोहम्मद ख़ान का पहला करैक्टर उभरता है वो पूरे किरदार के तकाज़े पूरे करता है।
तो आगे आने वाली बातों से कभी मैं चाहूँगी कि शफकत नकवी साहब अपने हवाले से, अपनी किताब के हवाले से और अपने आने वाली तख्लीक के हवाले से हमसे अपने ख्यालात का इजहार करें। सदर मजलिस, ख़वातीन व हज़रात, उर्दू में ये मेरी पहली कोशिश थी। इससे पहले अंग्रेज़ी में मैंने एक नावल लिखा था जो इंग्लैंड में छपा, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसी बातें थीं कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं उसे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट करवा सकता। ताहम उसके अंदर से कुछ आइडियाज़ लेके मैंने ये किताब लिखी। ये उसका तर्जमा नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ आइडियाज़ जो थे मैंने वहाँ से ज़रूर लिए हैं। उर्दू लिखना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल इसलिए हो गया था कि 1977 के बाद मैंने उर्दू पढ़ना छोड़ दिया था। ये वो ज़माना था जब उर्दू में ज़्यादातर अफ़साने हुआ करते थे, नावल खाल खाल ही नज़र आते थे। मुझे नावल का शौक़ था तो मैं बैनुल अक़वामी अदब की तरफ ज़्यादा चला गया। उसमें ख़ास तौर पे रशियन अदब और फिर साउथ अमेरिकन लिटरेचर जो था उसने मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट किया। तो 3-1 साल पहले मुझे ख़्याल आया कि मुझे दोबारा उर्दू की तरफ लौटना ज़रूरी है, तो मैंने फिर दोबारा से उर्दू पढ़ना शुरू की। लेकिन अजीब बात यह है कि जब मैंने ये लिखना शुरू किया तो एकदम वो जो मैं समझता था कि मैं भूल चुका हूँ, वो ख़ुद ब खुद मेरे अंदर उभरना शुरू हो गया। तो शायद इसी वजह से जब मैंने नावल के शुरू में आपको उस डिक्शन से शायद कुछ थोड़े से मसाइल नज़र आए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे उम्मीद है कि मैंने उस पर काबू पा लिया। नावल की टेक्निक के बारे में आपने दुरुस्त फरमाया कि जो इसके ऊपर तबसरे किए गए उसमें ज़्यादातर इसको मैजिकल रियलिज़म के यानरा से तशबीह दी गई कि उसमें लिखा गया है। असल में मैंने इसमें एक से ज़्यादा टेक्निक्स इस्तेमाल की। जो इसका पहला हिस्सा है नावल का, वो बिल्कुल दास्तान की शक्ल में लिखा गया है और ये दास्तान का जो असर है ये आगे भी चलता है। लेकिन दूसरे सेक्शन में इसमें मैजिकल रियलिज़म का टच आना शुरू हो जाता है। जो तीसरा इसका हिस्सा है उसमें जो मेरा हीरो है उसके ऊपर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि वो सिवाय सच्चाई के वो इधर उधर जा नहीं सकता। और वो सच्चाई क्या है कि वो अमेरिका में अपनी बेटी की परवरिश कैसे करे। तो ये उसके लिए एक एग्जिस्टेंशियल इशू बनता है। तो वो सारा हिस्सा जो है वो बिल्कुल रियलिस्टिक तरीके से लिखा है। उसके बाद जितना नावल है वो सारा एब्सर्डिस्ट है। अब एब्सर्डिज़म में कुछ लोग तो काफका को भी एब्सर्डिस्ट कहते हैं, शायद दुरुस्ती कहते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ तरीके थे जिससे मैंने इसको लिखने की कोशिश की। आजकल मैं एक और नावल लिख रहा हूँ जिसका अभी तक तो नाम मैंने 7वें जन्म के तर्ज पे 8वीं जंजीर सोचा है। बाद में देखते हैं कि क्या होता है। तो आपने हुक्म किया कि मैं उसमें से कुछ पढ़ के सुनाऊं। ये नावल जो है ये एक सिंधी नौजवान की कहानी है जो यूरोप का वीज़ा लेना चाहता है। आइडिया बहुत सिंपल सा है, लेकिन ये वो किताब है जिसको कि मैं मैजिकल रियलिज़म के यानरा में सीरियस होके लिख रहा हूँ। तो उसमें मैं इसका आपको वो उस चैप्टर के 3 सफ़े सुनाता हूँ जिसमें वो वीज़ा लेने के लिए कौंसल खाने में जा रहा है। रहीम ने कलाई पर बंधी घड़ी को देखा, उसकी मिनटों वाली सुई हिलना भूल गई थी। कराची की मरतूब आबो हवा में वक्त लुजलुजा हो गया था। आगे बढ़ने की बजाय माजी के बोसीदा कंधों पर बोझ बनकर बैठ गया था। रहीम के सामने कौंसल खाना सीना ताने खड़ा था।
शहर की धूल में ढका माजी का कदीम दरख्त जिसकी जड़ें ज़मीन में गहराई तक दफन थीं और शाखें साकत फ़ज़ा में नए मौसमों की मुंतज़िर। जड़ों की तारीकी में खामोशी बसी थी जो धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। सूरज अबर के पीछे छुपा था, जैसे कैद खाने की खिड़की से झांकता कैदी। घटा ने मुद्दतों बाद शहर का रुख किया था, लेकिन बरसने की उम्मीद मौहूम थी। फ़ज़ा में इस कदर जमूद था जैसे तकदीर ने वक्त को थम जाने का इशारा दे दिया हो। बादलों की मौजूदगी के बावजूद बिजली की चमक या रात का शोर नहीं था। इन हालात में बारिश का इंतज़ार एक वाहवा ही था। रहीम ने किस्मत की धुंधली गली में पाँव रखा और कौंसल खाने की इमारत की जानिब बढ़ा। हर कदम के साथ शहर पीछे हटता गया। कराची की आवाज़ें जो कल तक शनासाई की निशानियाँ थीं, गैर दुनिया की बाज़गश्त मालूम होने लगीं। उसके जूते पथरीली सड़क में धंसने लगे, मगर वो फिर भी चलता गया। हर कदम बगावत का ऐलान था। अचानक फ़ज़ा में कौवा काएँ काएँ करता हुआ चीखा। रहीम ने सर उठाकर देखा। कौवा कौंसल खाने के मीनार पर बैठा था, स्याह और ख़ामोश, रात की परछाई जो दिन में आन भटकी थी। कौवा एक लम्हे के लिए सामत रहा, फिर दोबारा चिल्लाया और उड़कर रहीम के सर पर मंडलाने लगा। फड़ाता हुआ कौंसल खाने की सिमत उड़ चला। उसका साया इमारत की दीवारों पर शक की चादर की तरह फैलने लगा। रहीम के हाथ में पकड़े कागजात मचलने लगे। कौवा कौंसल खाने की दीवार के साथ जुड़ गया। साया और पत्थर एक हो गए। अब वो एक जावेदा खामोशी था जो सब कुछ कह चुकी हो। रहीम का दिल बेतरतीब होकर धड़कने लगा। दिल की शरियानों में वक्त का ज़ख्म खुल गया। क्या कौवे ने अपनी चीख में कोई पैगाम छुपाया हुआ था? एक ऐसा पैगाम जो कई नस्लों से बुज़ुर्गों की सरगोशियों में दफन था। उसके सामने शीशे और लोहे से बनी कौंसल खाने की इमारत अब्र आलूद रोशनी के बावजूद चमक रही थी। जदीद, बेदाग, हर जाविया इतना बेऐब कि उसकी साख्त गैर इंसानी जहन की मंसूबा बंदी का नतीजा लगती थी। इमारत के चमकते शीशे धुंधली रोशनी को मुनक़्क़िस कर रहे थे। रहीम के करीब पहुंचते ही उसका दरवाज़ा खुल गया। सर्द हवा की लहर ने उसे अंदर दाखिल होने की इजाज़त दी। यहाँ की फ़िज़ा में अजीब सी सर्द महरी थी। रहीम को अपना आप बिन बुलाए मेहमान सा लगा। रहीम चलता हुआ एक हॉल में दाखिल हुआ जहाँ वीज़ा अफसरान बुलेट प्रूफ शीशों के पीछे बैठे थे। प्लास्टिक की सख्त जान कुर्सियाँ फ़र्श से चिमटी हुई थीं और उन पर भांत भांत के चेहरे इंतज़ार की बोझल कैफियत में डूबे हुए थे। किसी की आंखों में बेचैनी थी तो किसी के माथे पर फ़िक्र की नुमायाँ लकीरें। रहीम भी जाकर एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। यहाँ इंतज़ार का एहसास बहुत भारी था। हर लम्हा अबदी इंतज़ार की तस्वीर। रहीम ने कुर्सी पर बैठकर इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। कमरे में मौजूद दीगर लोग खामोश थे, मगर उनकी हरकत में बेकली थी। एक नौजवान लड़की अपनी जगह पर बार बार पहलू बदल रही थी। उसके हाथ में पकड़ी फ़ाइल कांप रही थी। कमरे के दूसरे कोने में एक उधेड़ उम्र शख्स अपने हाथों को मुसलसल मल रहा था, जैसे किसी अनदेखी आलूदगी से पाक करने की कोशिश में मसरूफ़ हो। रहीम की नज़रें उन दोनों पर टिक गईं। कुछ लम्हों के लिए उसे लगा कि वो उन्हें पहचानता है, लेकिन ये एहसास धुंधला था। ये क्या जगह है? उसके दिल में वसवसे सर उठाने लगे। यहाँ पर हर शख्स बेचैन है, हर आरज़ू मैली है। तकरीबन एक सदी की तवील घड़ी के बाद एक आवाज़ ने उसे चौंका दिया। टिकट नंबर 66 काउंटर नंबर 3 पर आए। रहीम ने अपनी फ़ाइल मजबूती से पकड़ी और उठकर काउंटर पर पहुंचा, जहां एक उधेड़ उम्र गोरा अपने चेहरे पर बेहिसी का नकाब चढ़ाए बैठा था। उसकी जिल्द मोम की तरह बेजान और बेरौनक थी। आँखों में ज़िंदगी की रमक की जगह बेहिस सन्नाटा था। रहीम के हाथ में पकड़ी फ़ाइल भारी महसूस होने लगी। वो भी शायद इस माहौल के ज़ेरे असर आ गई थी। उसके जहन में दादा से सुनी एक बात गूंजने लगी, किस्मत के सफ़र में हर निशानी तुम्हें या किसी रास्ते की तरफ ले जाती है
या भटकने के लिए छोड़ देती है। दादा अलाडिनो मला ने कहा था। रहीम के दिल में वसवसा उतरने लगा। उसने हिचकिचाते हुए अपनी फ़ाइल आगे बढ़ा दी। वीज़ा अफसर ने बेदिली से फ़ाइल पर निगाह डाली। ये उसके लिए मामूल की कार्रवाई थी जिसे उसने हज़ारों बार दोहराया होगा। उसने फ़ाइल को खोला और उसका हाथ हवा में ठहर गया। कोई नादीदा रुकावट उसके आगे खड़ी हो गई थी। लम्हा भर को सब कुछ जामद हो गया, हवा, वक्त और वीज़ा अफसर की मशीनी हरकत। रहीम ने हैरत से वीज़ा अफसर की तरफ देखा। गोरे के माथे पर एक शिकन थी जो गहरी होती चली गई। बेतासुर चेहरे पर इज़्तिराब की झलक आ गई। आंखें सुकड़ने लगीं। सर्द बेहिस आँखों में से खौफ झांकने लगा। ये क्या है? गोरे की आवाज़ में लर्जिश आ गई। ये कागज़ात कहाँ से आए? रहीम का दिल धड़कने लगा। क्या मतलब? उसने बेयकीनी के आलम में पूछा। ये वही फॉर्म है जो मैंने आपके सफारत खाने से लेकर भरे थे। वीज़ा अफसर ने फ़ाइल को हाथ लगाया और बिलबिलाते हुए यूं पीछे हटा जैसे उसकी उंगलियां जल गई हों। ये वो फॉर्म नहीं है, उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा। ये तो उसने फ़िक्रा अधूरा छोड़ दिया, और मेरा ख़्याल है मैं भी यहीं अधूरा छोड़ दिया। बहुत अच्छा, क्या हम उम्मीद रखते हैं और शानदार नावल की जो आप लिख रहे हैं वैसे, और अल्लाह करे आप लिखते रहे जितना खूबसूरत आप लिखते हैं। दानिश्वर, शानदार अदीब जनाब डॉक्टर अस्कर नदीम सैयद साहब। बहुत शुक्रिया। मैं मजलिस तरक्की अदब का ख़ास तौर पर जनाब अब्बास ताबिश का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे ये एज़ाज़ बख्शा कि मैं इस नावल के ऊपर बात भी करूं और मैं हाज़िरी भी दूं। मेरी खुशकिस्मती कि मैं यहाँ मौजूद हूँ और इस नावल पर मैं लिख भी चुका हूँ और मुझे ये एज़ाज़ भी मिल चुका है कि अभी ये शाया नहीं हुआ था तो इसका मुसवदा मैंने देखा, पढ़ा और उस पर लिखा, और उसके बाद भी फिर इसको प्रिंट शक्ल में देखा, पढ़ा। इस वक्त खुशी की खबर ये है कि वो इस नावल से आगे का सोच रहे हैं। ये बहुत अहम होता है एक तख्लीकी सफ़र के लिए कि वो उस सफ़र में उस मोड़ पे रुक नहीं गया, वो आगे को देख रहा है, और उसमें ज़ाहिर है कि अब कुछ नए तजर्बे होंगे और कुछ नई बातें होंगी। मैं सिर्फ ये चंद बातें करना चाहूँगा कि हमारा जितना फ़िक्शन है उसके बारे में मेरा एक तासुर है, और ये तासुर बेबुनियाद नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान के लिखने वाले का एक मुकद्दर रहा है कि उसको माजी या तंग करता रहा है या हॉन्ट करता रहा है या माजी उसके साथ बंधा रहा है कि वो माजी में मुस्तकबिल का चेहरा देखना चाहता है। अब तक का फिक्शन हमें ये बताता है कि माजी में से वो मुस्तकबिल तलाश करना चाहता है। ये कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। दुनिया में ऐसे राइटर्स हैं, बहुत से राइटर्स हैं जो माजी में से अपना मुस्तकबिल, लेकिन इसमें घाटे का सौदा बहुत है कि माजी जो है वो कई मकामात पर आपको रोक लेता है, आगे ही नहीं बढ़ने देता। तकसीम हिंदुस्तान आपको आगे ही नहीं बढ़ने देता, और बहुत सारे वाक़यात हैं जो तारीख़ की जड़ें हैं वो आपके साथ लिपट जाती हैं। उससे छुड़ाना अपने आप को बहुत मुश्किल होता है। ये जो नावल है इसमें हाल में से मुस्तकबिल देखने की कोशिश की है। ये एक बहुत अहम बात है। उन्होंने अगरचे देखने को तो मलफूजात भी हैं, देखने को तो उन्होंने, लेकिन वो रेफरेंस है या वो अलामत है जो उन्होंने सूफिया के या मज़ाहिब के या जो भी ऊपर उन्होंने दिए हैं उसके पीछे रमज़ है कि वो उसको एक मेटाफर के तौर पर यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन वो माजी में रहना नहीं चाहते। मैं ये नहीं कहता माजी में रहना बुरी चीज़ है, मैं खुद रहता हूँ, सब रहते हैं, ये नहीं बात, लेकिन ये एक रवैया है। इस रवैये को अगर किसी ने इस रवैये से निबाह किया है तो वो सिर्फ इंतज़ार हुसैन है जिसने इस रवैये से निबाह किया है। उसने उसमें से आने वाले वक्त को भी किस तरीके से तलाश किया है। आखिरी उसके दौर के जो अफसाने हैं वो मोरनामा
या इस तरह के वो आप देखें तो वो माजी से एक पैराडाइम शिफ्ट है, बहुत बड़ी शिफ्ट है, और वो कहीं आगे जा रहा है। बहरहाल इस तरह के फ़नकार तो बहुत कम होते हैं। खैर, जहाँ तक इस नावल का है तो मैं समझता हूँ, देखिए, टेक्निक से नावल नहीं बनता। टेक्निक एक स्पोर्ट है, टेक्निक एक मीडियम है, एक तरीका है, एक सोचने का अंदाज़ है। असल चीज़ जो नावल को नावल बनाएगी वो उसका तजर्बा है और उसका स्टोरी टेलिंग का जो उसका मलिका है वो है, वो उसको बनाएगा। टेक्निक तो एक सर्वेंट है, एक नौकर है जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कैरियर है, वो तो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हमारे नक्कादों ने टेक्निक पे बड़ा जोर दिया, बड़ा एक पूरा मजमून मुमताज़ शीरी का, जो कि बहुत अच्छा मजमून है, टेक्निक का तनव्वु। ये उस वक्त का है जब वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस उस वक्त नए नए एक हमारी इस दुनिया में आए थे, तो उसका जिक्र भी है, मुमताज़ शीरी ने उनका जिक्र भी किया है, तो उसने वो मजमून लिखा। तो टेक्निक ठीक है, दुनिया में टेक्निक, लेकिन अगर टेक्निक के आप गुलाम हो गए तो आपने लिखना क्या है? तो टेक्निक तो नहीं ना लिखनी तो कहानी है, आपको तो कहानी लिखनी है, कोई भी शक्ल हो कहानी लिखेंगे आप। अब उसके लिए आपका स्टोरी टेलर होना। उसका एक छोटा सा वाक़या बड़ा ही मज़ेदार है कि दिल्ली में, और इंतज़ार हुसैन अक्सर इसको सुनाया भी करते थे, कि दिल्ली में किस्सा गोई ख़त्म हो गई अचानक। जो आखिरी किस्सा गो था मीर बाकर अली, वो उठ गया क्योंकि कोई आया ही नहीं सुनने। तो उसने क्या किया कि छालियाँ बेचनी शुरू कर दी, तकड़ी लेके, छालिए की ठेला लेके, तो वो शाही मस्जिद के, जामे मस्जिद की सीढ़ियों पे बैठ जाता था। किसी ने पूछा, मियाँ मीर साहब क्या क़यामत आ गई, क्या कर रहे हो? कहता, बात सुनो, मैं छालियाँ भी बेचूंगा ना तो कहानी तो साथ चलेगी। अब क्या होता है, अब मीर बाकर अली ने कमाल क्या किया कि कोई गाहक तो आएगा, उसके साथ उसने कहानी टिकाई, और एक वक्त आया कि किस्सा कोई रिवाइव हो गई, उसने कहा यूं हुआ। तो ये जो हुनर है, ये तो दुनिया का बेहतरीन सबसे बड़ा हुनर है, तो इसकी बुनियाद पर कहानी बनती है। मैंने जब ये इसको पढ़ा तो वो अपने बयानिया की वजह से, या अपने तजर्बे की वजह से, या अपनी इंसाइट की वजह से बड़ा है, और टेक्निक कहीं कहीं पीछे रह जाती है। उसकी जगह आपका अपना वजूद, अपना तजर्बा उसके अंदर आ जाता है। अब इसमें 7 जन्म है, और 7 जन्म जैसे आपने बताया, बिल्कुल सही बताया कि 7 दहाइयाँ हैं, और मुसन्निफ ने भी उसके साथ इंसाफ किया है, हर ज़माने को उसने रिवाइव किया, हर ज़माने को किस तरह देखा है। अब आप देखें कि जिस सर्विस में वो रहे हैं वो इतना बड़ा आईना है जिसमें कोई तस्वीर छुप नहीं सकती, जिस आईने में कोई अपने आप को लाख गिलाफ चढ़ाए वो नहीं छुप सकता, छुपा नहीं सकता, वो उससे गुजरे हैं। अब उसमें साइलों की जो दुनिया है वो अलग है, बाबुओं की दुनिया अलग है, इंसानों की दुनिया अलग है, और झरोकों में रहने वाले, चिलमनों में रहने वालों की दुनिया अलग है। उसको जिस तरह ये देख रहे हैं वो था असल तजर्बा कि ये उससे क्या लाते हैं। अब आप देखें, कुदरतुल्लाह शहाब भी इन्हीं की सर्विस में रहा, शहाबनामा लिखा, कोई छुपा उससे, छुपने की कोशिश ज़रूर की कुछ चीज़ों ने, लेकिन वो ले आया। और ये देखिए वो क्या है, बायोग्राफी है, और बायोग्राफी को उसने इतना मकबूल बना दिया, इतना, क्योंकि उसके अंदर ये जौहर था स्टोरी टेलिंग का। तो वो उसने वही वाक़यात हैं जो शफ़क़त नग़मी को पेश आए, उसको झंग में पेश आए, साहिवाल में पेश आए, या कहाँ पेश आए, उसने उनको किस तरीके से इकट्ठा किया है। इनका मीडियम और था, जाहिर है ये नावल लिख रहे हैं, तो नावल में इन्होंने ज़िंदगी को एक और तरह देखा। फिर एक और मसला हो जाता है, जैसे उन्होंने ख़ुद कहा कि एक राइटर के अंदर इंटेलेक्चुअल भी है, उसको भी मारना पड़ता है। जब आप कहानी कहते हो तो इंटेलेक्चुअल को पीछे रखना पड़ता है, भाई यहाँ तक तो ठीक है, इससे आगे तू मत आ, मैं कहानी लिख रहा हूँ। ये वो मरहला होता है कि जो बहुत बड़े बड़े मार खा जाते हैं।
बड़े बड़े नावलों के 20-20 सफ़े आप उठा के एक तरफ रख दें, वो या फ़लसफ़ा है या कोई इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू है, वो टेम्पटेशन में आ जाते हैं कि यार ये भी तो एक बड़ी बात है। ओ भाई, इसके लिए तुम अलग किताब लिख लो। ये कहानी है, कहानी रहती है, वो किसी को बर्दाश्त नहीं करती, अपनी शौकन को कहानी बर्दाश्त नहीं करती। ये बात हमें तिलिस्म होशरुबा ने भी समझाई है, हमें हर अच्छी दास्तान ने ये बात समझाई है। या तो उस शौकन को अपने सहेली बना लो, तो फिर अलिफ लैला की जितनी कहानियाँ हैं उसमें वो सहेलियाँ हैं, फिर वो इस तरह आती हैं, तो आप वो आएंगी, हर तरह से आएंगी। तो बहरहाल 7 जन्म के कई फंक्शंस भी हो चुके, कई तरीके से भी हम बात कर चुके, और हम ये समझते हैं कि जो 21वीं सदी आई है उसमें सबसे अहम जो बात हुई है वो ये हुई है कि पाकिस्तान को रिविज़िट किया गया है, पाकिस्तान को इस काबिल समझा गया है कि भाई इसकी सियासत क्या है, भाई इसके स्टेक होल्डर कौन है, भाई असल ताकत किसके हाथ में है। ये सच तो हम बोल ही नहीं सके, ये तो हम नहीं बोल सके, बोलेंगे ठीक है, लेकिन वो सच भी कितने गिलाफों में होगा। तो ये अगर आप देखें, क्या जमहूरियत, क्या मुल्क, क्या फलां, क्या ये, क्या वो, उसकी हकीकत इनसे बेहतर किसको पता है, किस तरह से। और मैं अब नाम नहीं लेता कि किन हुक्मरानों के साथ इन्होंने काम किया, और उन हुक्मरानों के साथ मैंने भी काम किया है एक और कैपेसिटी में। मुझे मालूम है रात के 2 बजे उनको क्या वेव आती है और इनको जगाते हैं, रात के 3 बजे उनको क्या वेव आती है और इनको जगाते हैं। तो ये है वो फैक्ट्स जिनसे ये गुजरे हैं। इन्होंने कोई सर्विस अमेरिका में नहीं की, इन्होंने उस पाकिस्तान में की है जहाँ इदारों की हुर्मत ही नहीं है, उस जगह की है। ये हौसला तो फिर इनका है, सच्ची जो बात है। जहाँ इदारा मजबूत होता है तो अफसर खुद मजबूत होता है, जो ही वो कमज़ोर होता है सबसे पहले अफसर कमज़ोर हो जाता है। तो ये तो वो फैक्ट्स हैं जिनके साथ हम लड़ रहे हैं, हम कर रहे हैं बात। बहरहाल वो जो भी अगला नावल लिख रहे हैं या जो भी वो अगली बात कर रहे हैं, यकीनन वो बात उन्हीं के पिछले तजर्बे की एक और शक्ल होगी, एक और परत होगी, और मैं तो कहूँगा कई परतें हों उसके अंदर, क्योंकि हमारी ज़िंदगी की भी कई लेयर्स हैं। तो नावल लेयर्स में बनता है, उसकी ज़ेरी तह और होती है, बैनुसतूर और होता है, ऊपर और होता है, ये होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो एक बड़ा नावल निगार तो उसको इस तरह से पकड़ता है। बहरहाल मैं बहुत खुश हूँ कि शफ़क़त नग़मी ने जो इंटेलेक्चुअल सफ़र अपना, या जो अपना पढ़ने का सफ़र शुरू किया, वो ठीक है कि एक हद तक अंग्रेज़ी का, हमारे जितने बड़े अदीब हैं वो अंग्रेज़ी अदब को और आलमी अदब को पढ़ते रहे हैं। नेचुरली उनको भी पता है, शफ़क़त साहब को भी पता है कि रूसी अदब जब आया तो वो सब ने पढ़ा, फ्रांसीसी अदब आया, फिर ये जो नॉर्थ अमेरिकन का है या फिर जो क्यूबा का है या जो भी है, दुनिया का सारा तर्जमे में आ चुका है और वो लोगों ने पढ़ चुके हैं और लोग उसको सीख रहे हैं। तो इन्होंने अगर उससे सीखा तो ये अच्छी बात है। उससे कि बात कहने का ढंग क्या है, बात कहने का सलीका क्या है। तो मैं उम्मीद ये रखूँगा, अब इस नावल पे तो मैंने भी बहुत लिखा, नासिर अब्बास नैयर साहब ने भी बहुत इस पे बात की, लिखा भी, सारा कुछ हुआ, लेकिन अब हमें उनके अगले नावल का यकीनन इंतज़ार है कि वो किस तरीके से हमें फिर अपने बस में करते हैं और किस तरीके से हम उसको एक 21वीं सदी के नावल की एक और कड़ी के तौर पर देखते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। ये इतनी खूबसूरत और जामे और मुकम्मल गुफ्तगू तो असगर नदीम सैयद साहब भी कर सकते थे, और बड़ी खूबसूरत बात की कि ब्यूरोक्रेट जो होता है वो भी इतना सीनियर ब्यूरोक्रेट, डायरेक्ट जिनका ताल्लुक़ होता है एडमिनिस्ट्रेशन से, इनका फर्स्ट हैंड नॉलेज होता है, और उसके अंदर ये एक राइटर को बचा के यहाँ तक ले आए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मेरा तालियां तो होनी चाहिए। बहुत बड़े अदीबों ने उनके हवाले से लिखा है। मैं 2 जुमले हसन निसार साहब के कोट करना चाहूँगी। ये किताब ख्वाब है, अज़ाब है या शराब, ये तिलिस्म होशरुबा या कातिल किस्म की भूल भुलैयाँ, जिनमें दाखिल होने वालों को वापसी का रास्ता भी मिल सकेगा या नहीं। इस किताब को पढ़ना सहरा में रास्ता भूलने के बराबर है।
मुझे वैसे भी इनकी डिक्शन पढ़ते हुए मुनीर नियाज़ी साहब याद आते रहे कि मुनीर नियाज़ी साहब ने अपना एक शहर आबाद किया हुआ था जिसमें अबाबीलें भी थीं, जिसमें जंगल भी थे, जिसमें परियां भी थीं। तो एक अजीब फ़ज़ा में जाके जिस तरह से ये दिखते हैं, मैं दौरे हाज़िर के एक और ब्यूरोक्रेट को बुलाना चाहती हूँ जो ना सिर्फ ब्यूरोक्रेट हैं, खुश गुफ्तार, खुश शक्ल शायर उन्हें कहा जाता है। शकील जासिम साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ही एक सीनियर के उनकी तख्लीक के हवाले से गुफ्तगू फरमाएँ। बहुत शुक्रिया, मेरे लिए ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड है क्योंकि मैं तो सुनने आया था। और शफ़क़त साहब से सीधी बात है कि मेरा जो पहला तारुफ़ हुआ गो कि वो एक सिविल सर्वेंट के हवाले से हमने बहुत पहले से जानते थे। इनका नाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से भी हर ख़ास व आम तक पहुंचा हुआ था। एक बड़ा अरसा, तवील अरसा ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ वाबस्ता रहे, फिर फेडरल सेक्रेटरी रहे। लेकिन अदबी हवाले से जो मेरा इनसे तारुफ़ था वो भी इसी नावल की वजह से हुआ, और मैं भी उन खुशकिस्मत लोगों में शामिल हूँ जिन्होंने ये नावल छपने से पहले इसका मुसवदा मुझे देखने की सआदत मिली। और बुनियादी मकसद तो उसका खैर कुछ और था, और उस पर फिर हमारी 2-3 बार गुफ्तगू भी हुई, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जैसे कि शफ़क़त साहब ने पहले बताया कि इन्होंने अपना एक पहला अंग्रेज़ी का नावल जो लिखा था वो भी किसी खौफ की वजह से यहाँ पाकिस्तान में नहीं छपवाया या उसको यहाँ लाने की हिम्मत नहीं की। तो यही कुछ अंदेशे इस नावल में भी थे, क्योंकि इस नावल का मौजू भी बहरहाल ऐसा गो के ये पाकिस्तान के पिछले जो 70 साल हैं या 75 साल हैं, ये उन पे मुहित एक ऐसी कहानी है कि जिसमें आप बार बार आप गुम हो जाते हैं। जैसा पहले बताया, इसमें आप हैरत कदे में भी दाखिल होते हैं, इसमें आप अफसोस की हालत में भी होते हैं, इसमें आपको एक दुख और एक ग्रीफ जो है वो भी अपने पंजे में लेके बैठता है। लेकिन बहरहाल ये वो हकीकत है जो इस मुल्क पे गुज़री है, जो हम लोगों पे गुज़री है, जो इस आवाम पे गुज़री है, और जो अभी तक गुज़र रही है, और पता नहीं अगले कितने जन्म जो हैं वो हमने इसी कैफियत में गुजारने हैं। तो वहाँ जब चीज़ों को, जैसे अभी असगर नदीम सैयद साहब ने बताया कि जब चीज़ों को आप एक इतना करीब से देखते हैं कि आप उन तमाम वाक़यात के और उन तमाम चीज़ों के ऐनी शाहिदों में होते हैं, उनकी वजूहात आपके सामने होती हैं, उनके असबाब आपके सामने होते हैं, तो वो जो एक जो पर्दा होता है एक आम आदमी के आंखों के सामने कि पता नहीं ये बात ऐसे क्यों हुई या ये वाक़या ऐसे क्यों हुआ, तो वो आईने खाने में जो बैठा हुआ है जिसके सामने ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उसके ऊपर ये दोहरा एक तरह का अजाब होता है कि वो ख़ुद उसको देख भी रहा होता है, उसे बर्दाश्त भी कर रहा होता है, और फिर अपने लिए एक अगली तकलीफ़ इन्होंने ख़ुद ये चुनी कि उसे एक कहानी की शक्ल में और एक नावल की शक्ल में आप लोगों के सामने भी लेकर आए। तो आप यानी दोहरे अजाब से वो एक नावल निगार और एक कहानीकार जो है वो गुज़रता है। उसको इन्होंने बड़े ख़ूबसूरत तरीके से मुख्तलिफ़ अंदाज से इन्होंने कहीं मैजिकल रियलिज़म और कहीं दास्तान गोई और कहीं हकीकत निगारी और कहीं जो बयानियाँ, और जो मरकज़ी किरदार है वो मरकज़ी किरदार की भी खूबी ये है कि वो किसी एक किरदार में नहीं है, वो भी हर जन्म में वो एक नया किरदार है, और हर जन्म में वो एक नई दास्तान और एक नए हवाले से वो आपके सामने आ रहा है। तो ये भी एक बिल्कुल मुख्तलिफ़ चीज़ है जो आम नावल के करैक्टर्स हैं। अगर हम किरदार निगारी में, तो चूँकि खैर इतना ज़्यादा मुझे इस हवाले से नहीं पता, हम शायरी करते हैं तो शायरों का काम ज़्यादा आसान होता है नावल निगार से, तो लेकिन ये चीज़ें जो हैं बहरहाल एक ऐसी एक ख़ूबसूरत एक तहरीर को हमारे सामने वो लेके आए हैं, और उर्दू में बहुत कम तहरीरें जो हैं वो इस
अंदाज की सामने आई हैं, और उसकी एक बुनियादी वजह आपका फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी होता है कि एक वो चीज़ जो आपके सामने आई है और उसे आपने किस अंदाज में बनाना है। एक बात बतानी है और एक बात छुपानी है, और जो बात छुपानी है वो भी इस तरह से छुपानी है कि वो छुपी हुई भी नज़र आ जाए सबको। तो इस पे यकीनन शफकत नकवी साहब कामयाब रहे हैं, और इनको हम बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं, और इनके अगले नावल का हमें शिद्दत से इंतज़ार है। बहुत खूबसूरत, बड़ी मुकम्मल, बड़ी जामे गुफ्तगू की जनाब शकील जाज़र साहब से। और जाहिर है कि बहुत से लोगों का बुकिश नॉलेज होता है और ब्यूरोक्रेट का बिल्कुल डायरेक्ट फर्स्ट हैंड नॉलेज होता है, और ये नहीं है, मुतालिया भी नज़र आ रहा है उसमें, लेकिन जो दानिस्तगी का अमल है वो उसमें दिखाई नहीं देता। और मैं बहुत अच्छी किताब जो है वो मैं ही पढ़ना छोड़ देती हूँ जब मुझे लगता है कि इंटेंशनली राइटर ने अपने आप को इंटरवीन किया है और अपना ख्याल झाड़ने शुरू किए हैं, लेकिन इस खूबसूरती से किरदारों के ज़रिए इन्होंने बात को आगे बढ़ाया है। एक बात जो बड़ी अहम है, शायद डॉक्टर नासिर अब्बास नैयर या शफकत साहब खुद या कोई और मुकद्दर इस पर बात करें कि साथ का हिस्सा जो है ये बहुत अहम है मुआशरत में, मज़हब में, और हमारी गुफ्तगू में और हमारी तहजीब में, कि इसकी क्या वजह है कि ये 7 जन्म की इन्होंने, मैं तो खैर शायद यही कह सकती हूँ कि मोहब्बत को यही अंजाम दे दूँ, उसे 7 जन्म का नाम दे दूँ। हम 7 जन्म ही की बात करते हैं, 7 आसमान की बात करते हैं, 7 लकी नंबर भी है, 7 दिन है, 7 जन्म है, 7 सुर है, और 7 फेरे भी हैं, 7 फेरे भी तो रहे जाते हैं। तो ये इतनी सारी बातें साथ में जन्म साथ में हैं जी, बिल्कुल बहुत कुछ है इसमें। तो डॉक्टर अमजद तुफैल से हम मुल्तमिस हैं कि वो आएँ और मज़ीद बात को आगे बढ़ाएं और हमारे नॉलेज में इजाफा करें। दानिश्वर अदीब और बहुत माने हुए अदीब हैं जनाब डॉक्टर अमजद तुफैल साहब। बहुत शुक्रिया जी आपका। शफकत नईमी साहब का ये नावल मुझे कोई 2 हफ़्ते पहले अब्बास ताबिश साहब ने अनायत किया था, और उस वक़्त उन्होंने मुझे कहा था कि इस पे हमने एक तकरीब करनी है, तो मैंने कोशिश की कि मैं इसको एक बार पढ़ लूँ, और उसके हवाले से पढ़ने के बाद जो मेरा तासुर बना है, जो ख़यालात मेरे बने हैं इस नावल के बारे में, उसे मैं साहिब सदर की इजाज़त से आपके सामने पेश कर देता हूँ। कोशिश मैं करूँगा कि जो बातें हो चुकी हैं उनको ना दोहराऊँ। लेकिन बुनियादी तौर पे कहा जाता है कि नावल का फ़न ज़िंदगी को टोटलिटी में देखने का फ़न है। काफ़ी साल पहले मुज़फ़्फ़र अली सैयद ने D.H. लॉरेंस के मज़ामीन का तर्जुमा किया था फ़िक्शन फ़न और फ़लसफ़ा के नाम से। तो उसमें D.H. लॉरेंस अपने एक मज़मून में कहता है कि मैं बतौर नावल निगार ख़ुद को किसी भी साइंसदान, सोशल साइंटिस्ट या इंजीनियर से बेहतर समझता हूँ कि वो सब ज़िंदगी को टुकड़ों में बांट के देखते हैं, मैं ज़िंदगी को उसकी टोटलिटी में देखता हूँ। तो ये जो ज़िंदगी को टोटलिटी में देखने का फ़न है, ये आपसे एक बड़े विजन का मुतालबा करता है। अक्सर ये कहा जाता है कि जो नावल में जो कुछ कहा गया है वो तजर्बा है या सुनी हुई बात है या पढ़ी हुई बात है। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। जिस आदमी ने मदाम बवारी लिखा था, उसने एक ऐसा नावल भी लिखा था जिसका महल वक़ूअ कोई 2000 साल पुराना था, फ्लॉबियर्स। अब जाहिर है उसने 2000 साल पुरानी चीज़ देखी नहीं होगी, ना उसका तजर्बा होगा। असल चीज़ ये होती है कि तख्लीक कार किसी चीज़ को, चाहे वो सिर्फ़ उसके तसव्वुरात में मौजूद हो, अपना तख्लीकी तजर्बा कैसे बनाता है। और अगर तख्लीकी तजर्बा बन जाता है तो फिर इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने वो मटीरियल कहाँ से लिया, कहाँ से आया, कैसा आया। और अदब में हकीकत के वो मानी नहीं होते जो ज़िंदगी में होते हैं, और ख़ास तौर पे फ़िक्शन में तो बिल्कुल नहीं होते। शफकत नगवी साहब ने भी पढ़ा है, हमने भी थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश की है। मार्कीज़ जब, और अब तो उसमें बड़ी ज़बरदस्त फिल्म भी नेटफ्लिक्स पे आ गई है 100 ईयर ऑफ सॉलिट्यूड में,
कि बेटा मरता है और वो दूर रह रहा है और उसका खून जो है वो चलते चलते अपनी माँ के कदमों तक पहुँचता है। अब जाहिर है कि ये रियलिटी नहीं हो सकती, लेकिन उसका कमाल ये है कि उसने इसे रियल बना दिया है। तो ये इस वक्त जब इस नावल को मैं पढ़ रहा था तो इसकी 2-3 बातें मुझे बहुत नुमायाँ लगी। एक तो इसकी इंटरटेक्सचुअलिटी है और ये मजहबी बयानिए में गुंधा हुआ नावल है। और मज़हब सिर्फ कोई एक नहीं, इस्लाम नहीं, यहूदियत भी है, ईसाईयत भी है, इस्लाम भी है, बुद्ध मत भी है। और ये नहीं है कि ये कोई मज़हब से इंस्पायर्ड है या मजहबी आदमी का लिखा हुआ नावल है, बल्कि ज़िंदगी की जो अबदी सच्चाइयाँ हैं वो मेरा ख्याल है गुज़श्ता 5000 साल में तो तब्दील नहीं हुई और अगले 5000 साल में भी शायद तब्दील ना हो, कि जब तक इंसान का जो बुनियादी स्ट्रक्चर इस वक्त मौजूद है वो स्ट्रक्चर रहेगा तो वो बातें भी रहेंगी जो उसके साथ जुड़ी हुई हैं। हम आम तौर पर बाज़ दफ़ा ये इंसानों के बारे में तसव्वुर बना लेते हैं कि जी इंसान बड़ा अच्छा है, फितरत बड़ी अच्छी है, माशरा उसे बुरा बना देता है। ये रोमानवी सा तसव्वुर है। इंसान बुरा भी होता है, अच्छा भी होता है, और एक ही इंसान एक वक्त में बुरा होता है और एक वक्त में अच्छा होता है, और दोनों इंसान के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, कहीं बाहर से नहीं आते। तो ये जो चीज़ है कि हम इंसानी ज़िंदगी की रियलिटी को उसकी डेप्थ में समझने की कोशिश करें, वो मुझे इस नावल में दिखाई देती है। 7 हिस्से, 6 आप कह लीजिए अब अबवाब और 7वां इख्तिताम, उम्मीद बहार रख, दियार इश्क में तहज़ीबों का तसादुम, लौट के बुद्धू, ख्वाबों की दुनिया, राजा गिद्ध और मुकदमा। अब यहाँ मुझे ये जो इनके जैसे ये कोई भी अपना बाब शुरू करते हैं तो उससे पहले आयात भी हैं, हकायात भी हैं, बड़े लिखने वालों के बयानात भी हैं, और वो सारे उस नावल, उस चैप्टर के लिए एक बैकड्रॉप का काम देते हैं और उसको वो अपनी जो क्रिएटिव सलाहियत है उससे बुनते हैं। बड़ा इशू जो मुझे लगता है कि तकरीबन सारे ही अहम तख्लीक़कारों का इशू होता है वो ख्वाब और वक्त है। ये बुनियादी इंस्पिरेशंस हैं लिखने वाले की, और यहाँ भी ये इनके इस नावल में ये इंस्पिरेशंस नज़र आती हैं। इन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ जो हमारे सामने की रियलिटी है उसको धुंधलाया है। देखें, बाज़ दफ़ा ये कहा जाता है कि हकीकत निगारी ये है कि जो चीज़ आपको जैसी नज़र आ रही है आप वैसी पेश कर दें, लेकिन इसके बारे में बेदी ने बहुत उम्दा बात कह रखी है। उसने कहा था हकीकत निगारी ये नहीं कि जो कुछ आपको नज़र आ रहा है आप उसको वैसा बयान करें। हकीकत निगारी ये है कि जो कुछ आप देख रहे हैं उसमें अपनी मुतख़य्यला को शामिल करें। तो अदबी हकीकत निगारी ये होती है। तो इन्होंने अपनी मुतख़य्यला को शामिल किया है, क्योंकि अगर ये जो कुछ इनके तजर्बे में आया था उसको बयान कर देते तो वो रुदाद बनती, नावल न बनता। तो ये रुदाद को नावल बनाना ये फ़न है जो शफ़क़त नग़मी के हाँ में दिखाई देता। और ये इसमें अगर मैं फ़िक्री सतह पे देखूं तो मुझे 2-3 बातें इसमें बहुत अहम दिखाई देती हैं। एक तो ये है कि ये बतौर तख्लीक़कार कॉज एंड इफ़ेक्ट को नहीं मानते, और बस जैसे पहले ही नावल में ये वो जो बुनियादी किरदार है मोहम्मद ख़ान, वो अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए एक तोप बनाता है, लेकिन वो तोप कभी चलती नहीं, लेकिन उसको उसका ये मिल जाता है, लोगों में ये इम्प्रेशन बन जाता है कि ये अंग्रेज़ों की फ़ौज को जो शिकस्त हुई है वो उस तोप की वजह से हुई है। अब ये कॉज एंड इफ़ेक्ट को ना मानना है कि एक ऐसी चीज़ जो कभी चली ही नहीं वो भी असर क्रिएट कर रही है, और फिर वो
उसका वहाँ से निकलना और नए दियारों की तरफ जाना और नए सूरत अहवाल में आना। और फिर ये कि जैसे शकील जाज़ब साहब ने बहुत बजा इशारा किया था कि एक ही नावल किरदार है जो 7 मुख्तलिफ़ पहलुओं से हमारे सामने आता है। अच्छा, हम बता सकते हैं कि किस जगह ये किस अहम आदमी की निशानदेही कर रहा है, यानी आखिर तक आते आते जहाँ वो काफका के मुकदमे को, ट्रायल को यूज़ करते हैं कि एक सुबह आदमी बग़ैर कुछ किसी जुर्म के पकड़ा जाता है, तो वो मोहम्मद ख़ान कौन है जो प्राइम मिनिस्टर है और सुबह सुबह गिरफ़्तार हो गया है, जबकि वो इंतज़ार कर रहा था कि उसके खुद्दाम उसके लिए निहारी लेके आ रहे हैं। लेकिन फ़नकार की खूबी ये होती है कि वो इस तरह लिखता है कि आप उस पर उंगली नहीं रख सकते। तो इन्होंने उस पूरे अपने किरदार को मुख्तलिफ़ सूरत अहवाल से जो गुजारा है, तो एक ही ढांचा या स्ट्रक्चर है, लेकिन उससे इन्होंने काम मुख्तलिफ लिए हैं। इसी तरह एक चीज़ जो इन्होंने बहुत अच्छी की है वो है कि इन्होंने अपने नावल में ज़मानो मकान को फ़िक्स नहीं किया। 2 टेक्निक्स होती हैं फ़िक्शन में, जब हम लिखते हैं या जो फ़िक्शन पढ़ा है उससे जो समझने की कोशिश की है। कुछ लिखने वाले ज़मानो मकान को फ़िक्स कर देते हैं। मैं कहूँ कि जी मैं 2025 की 1 जनवरी की शाम लाहौर में मौजूद हूँ। अब मैंने टाइम और स्पेस को फ़िक्स कर दिया है। इसके बाद फिर मेरा सारा बयानिया हकीकत पे मबनी होगा, मैं इधर उधर नहीं हो सकता। और मिसाल के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि मार्कीज़ जब 100 ईयर ऑफ सॉलिट्यूड में अपना एक ड्रीम लैंड बनाता है, एक ऐसा कस्बा जो रूह ज़मीन पर कहीं मौजूद नहीं है, तो उससे ये सहूलत हासिल है कि वो जिस गली के साथ चाहे मिला दे और जिस मकान को जिस गली में चाहे डाल दे कि ये वहाँ था, कोई इसे पकड़ नहीं सकता। तो इस नावल में भी इन्होंने अपने ज़मानो मकान जो हैं उस बयानिए के उनको खुला रखा है। और कभी पता चलता है कि ये आगे चले गए हैं फ्यूचर में, फिर पता चलता है कि ये एक वाक़या पिछला आ गया है। और वाक़यात की ये जो डिस्टॉर्शन है उसके ज़रिए इन्होंने अपने नावल में तहदारी पैदा करने की कामयाब कोशिश की है। तो मेरी ज़ाती राय में, मैं चूँकि थोड़ा सा फ़िक्शन का तालिब इल्म हूँ, मुझे लगता है कि अपने इस नावल के ज़रिए शफ़क़त नग़मी साहब जो हैं वो उर्दू में एक मुनफरिद तजर्बा करने में कामयाब हुए हैं। और याद रखिए, तख्लीक का बुनियादी माना ही मुनफरद और मुख्तलिफ होना है। तो ये नावल, अगर इस 21वीं सदी में हमारे बहुत से दोस्त फ़िक्शन की तरफ आए हैं, नावल निगारी की तरफ आए हैं, बहुत से शायर फ़िक्शन निगारी की तरफ आए हैं, हो सकता है कभी शकील जाज़ब साहब भी फ़िक्शन की तरफ आ जाए। तो मैं मिर्ज़ा अतर बेग के उनको बहुत ज़बरदस्त नावल निगार समझता हूँ। उन्होंने जो 4 नावल लिखे हैं वो यकीनन उर्दू अदब में बहुत बड़ा इजाफ़ा है। लेकिन मुझे लगता है कि शफ़क़त नग़मी साहब जो हैं वो अपने इस तजर्बे से उर्दू फ़िक्शन के मंज़रनामे पर अपनी जगह बना रहे हैं। अब ये है कि वो उनका अगला नावल कैसा आता है और वो तजर्बा किस तरफ उन्हें ले जाता है, ये उनकी हैसियत को ज़्यादा मुस्तहकम करेगा और हमें यकीनन उनके अगले नावल का इंतज़ार रहेगा। बहुत शुक्रिया। क्या बात है, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की डॉक्टर अमजद तुफ़ैल साहब ने। और जो नावल की दुनिया में जो नग़मी साहब की जगह बन रही है वो यकीनन बहुत खुशाइन है। और उनकी तकनीक पे भी बात हुई। सुना है कि कराची में जो इसकी तकरीब हुई थी तो उसमें जो सेशन हुआ था उसमें अब्बास ताबिश साहब ने बहुत उम्दा गुफ्तगू की थी आपके हवाले से। ये कई जगहों से हमें पता चला। तो हम ज़हमत देना चाहते हैं नाज़िम सदर जनाब मजलिस तरक्की अदब अब्बास ताबिश साहब को। शायर बेकदर हैं, लेकिन उनका जो उनकी गुफ्तगू को मैं कहती होती हूँ कोटेशंस होती हैं, उनकी बातें नहीं होती, कोटेशंस होती हैं। तो इस नावल के हवाले से चंद बातें हमसे साझा करें। साहिब सदारत
डॉक्टर नासिर अब्बास नैयर साहब, शफ़क़त नग़मी साहब और ख़वातीन हज़रात, मैं असल में यहाँ मेज़बान हूँ, मुकर्रर नहीं हूँ, लेकिन मैं एक दो बातें ज़रूर करूँगा कि शफ़क़त नग़मी साहब से मेरा तारुफ़ शकील जाज़िब के हवाले से हुआ और आज नग़मी साहब ने बताया कि उनके नावल के लिए सेंसर बोर्ड का काम शकील जाज़िब ने किया। उन्हें तो सब पता है कि कौन सा किरदार कौन है, पता हमें भी है, लेकिन बात वही है कि क्या तमाशा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। और मैं समझता हूँ कि बड़े राइटर का कमाल ये होता है कि वो अलामतों का चीस्ता नहीं बनाता, बल्कि इस तरह अलामत को डेवलप करता है कि उस पर गिरफ्त नहीं हो सकती और बात भी समझ आ जाती है। तो इस नावल की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है। दूसरा, मैजिकल रियलिज़म के हवाले से सब दोस्तों ने बात की, यकीनन इसमें वो टेक्निक इस्तेमाल की गई है और जिन हजरात ने लिखा है और इस बात की तस्दीक की है। बहुत सी बातें मैं कराची में उर्दू कॉन्फ्रेंस में कर चुका हूँ, चूँकि मेरे इनके बारे में वही ख़यालात हैं, लिहाजा तकरीर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जानते हैं कि मेरे उनके बारे में क्या ख़यालात हैं। मैं बहुत बड़ा मद्दाह हूँ, आप तशरीफ़ लाए, आपके कुलीग्स आए यहाँ, हमारी भाभी आई, सिस्टर आई, मैं सबका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और बतौर ख़ास डॉक्टर नासिर अब्बास नैयर साहब का, पिछले दिनों अलील भी रहे, अल्लाह करीम ने इन्हें सेहत दी और आज हमारे दरमियान हैं और सदारत फरमा रहे हैं। हुज़ूर आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया और बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की गई। मेरा नाम इकराम आरफी है सर, और बुनियादी तौर पर मैं शायर हूँ। अगर तख्लीक़ी हवालों की बात की जाए, छोटा मोटा शायर, लेकिन जो नस्र का तालिब इल्म एक तवील अरसा से हूँ और समझता हूँ कि जो अहम नसरिया तख्लीक़ात उर्दू लिटरेचर में तबाज़ात मौजूद हैं या तराजिम होकर आई हैं, उनको किसी न किसी हवाले से मैंने अगर खंगाला ना भी हो बाज़ को, तो जस्ता जस्ता ज़रूर गुज़रा। ये फरमाइएगा, ये नई नावल पढ़ सका अभी, ज़रूर पढ़ूँगा। सिर्फ़ एक मुख्तसर सा सवाल है, इस नावल को एक ऐसा बंदा, एक ऐसा कारी जिसने काफ़ी नावल्स पढ़ रखे हों, वो क्यों पढ़े? इससे मुश्किल सवाल शायद आज की शाम न किया जा सके। मैं ख़ुद भी ये सोचता हूँ कि इसको कोई क्यों पढ़े। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने ये नावल ख़रीदा, पढ़ा, और मैंने पूछा भाई कैसा लगा, तो कहने लगे समझ कुछ नहीं आई। तो आपके सवाल के जवाब में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मैंने कोशिश ये की कि मैं असल में पाकिस्तान की तारीख़ लिखना चाहता था। जब पाकिस्तान की तारीख़ पे नज़र दौड़ाई तो वहाँ पे मुझे एहसास हुआ कि हमारी तारीख़ में जिस चीज़ को हकीकत कहा जाता है, असल में वो फ़िक्शन है। हकीकत हमारे सामने ये रखी गई, मिसाल के तौर पे अगर हम अयूब ख़ान का दौर लें, तो हकीकत हमारे सामने ये कहकर पेश की गई कि ये तरक्की का एक दौर था। ये जो फ़िक्शन हमारे सामने रखा गया वो ये था कि ये तरक्की का दौर था। हकीकत ये थी कि हम मुल्क के दो टुकड़े कर बैठे। फिर उसके बाद का वक्त आया तो फ़िक्शन हमारे सामने रखा गया, रोटी, कपड़ा और मकान। हकीकत ये है कि हम अपनी इकॉनमी को तबाह कर बैठे। हमारे मुआशरे में, आप मुझसे इख्तलाफ कर सकते हैं, हमारे मुआशरे में जो कुछ रवायात थीं उनसे हाथ धो बैठे। तो मुझे यही समझ आई
कि अगर मैंने इस मुल्क की तारीख़ लिखनी है तो वो फ़िक्शन के तौर पे लिखनी है। तो अगर कोई इस मुल्क की तारीख़ पढ़ना चाहता है तो वो इस किताब को पढ़ ले। अभी बहुत से आपसे सवाल होंगे, एक सवाल मैं भी करना चाहती हूँ कि ये ज़्यादातर तरीक़ाकार तो ऑटोबायोग्राफी लिखने में, ख़ासकर अगर खातून लिखे तो वो उसको सूट करता है कि वो नावल की सूरत में लिख दे या कहानी की सूरत में लिख दे, वो डायरेक्ट अपने आप को उस तरह से नहीं ला सकती। लेकिन ये इट हैपन फर्स्ट टाइम कि आपने पाकिस्तान की तारीख को अलामती और कहानी की सूरत में बयान कर दिया। ये आपकी ज़ाती तो नहीं थी बात, आप थोड़ा सा और खुल के भी कर सकते हैं। एक पर्सनल प्रेफरेंस भी होती है। मिसाल के तौर पे मैंने पहले अर्ज़ किया कि जो साउथ अमेरिकन लिटरेचर है वो समहाउ उसको पढ़ के मुझे लगता था कि ये हमारे जो हालात हैं यहाँ के, उनके सबसे करीब, उन हालात को बयान करने का सबसे करीब तरीन तरीका यही है। तो इसीलिए, और इसमें सिर्फ हम गैब्रियल गार्सिया मार्केज़ ही नहीं, उनसे पहले बहुत सारे लोग आए जिन्होंने अगरचे जिनके नाम के साथ मैजिकल रियलिज़म का वो तो नहीं लगा, अलेखो कारपेंटियर थे, उन्होंने जिस तरह लिखा, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लिखा कि जो प्री मैजिक रियलिज़म जिसको आप कह सकते हैं। तो समहाउ मुझे ये एक स्टाइल ज़्यादा पसंद था, और इस स्टाइल में जैसे कि मुझसे पहले डॉक्टर साहब ने कहा कि आसानी ये है कि आप घर यहाँ बनाना चाहें या वहाँ बनाना चाहें, इस जगह पे बनाना चाहें या इस सदी में बनाना चाहें, इस सदी से निकल के उस सदी में जाना चाहें, ये सब आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है। तो आप ये समझें कि इस आज़ादी की वजह से मैंने इसको इस तरीके से लिखा। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी खुशाइन बात है कि आपने उर्दू में नावल लिखा। खुशाइन मैं इसलिए कह रहा हूँ, उर्दू में नावल लिखे जा रहे हैं। एक तो ये बात देख के मुझे बड़ी खुशी हुई, जो मैं नावल पढ़ा नहीं अभी, कि पहला नावल आपने इंग्लिश में लिखा। आमतौर पर ये दरिया इस लाहौर से में बहते हैं, लेकिन तुसी कोठा तू केड़े मेरे नहीं तो तुसी उर्दू वाला है। और क्या मैं तो आपको कर सकना कि दरिया होड़ अगे जाएगा, कोठा भी गिरेगा, तो पंजाबी जी कभी कुछ लिखो जी। पहले तो दरिया उल्टा चलने के लिए एक शेर मैं शकीब जलाली का पढ़ना चाहूँगा। शकीब अपने तारुफ के लिए ये बात काफ़ी है, हम उससे बच के चलते हैं जो रास्ता आम हो जाए। उर्दू से पंजाबी अभी तो मेरा ख़्याल है, अब मैं ये मिसाल दूँ तो बहुत ही शायरी में तो मिसालें हैं, लेकिन अगर मैं ये मिसाल दूँ तो मेरा ख़्याल है मैं अपने आप को कोई बहुत ही बड़ा साबित करने की कोशिश करूँगा। लेकिन सुना है कि फैज़ साहब से भी पूछा गया था कि आपने पंजाबी में क्यों नहीं लिखा, तो उन्होंने कहा कि जी जो कुछ पंजाबी में लिखा गया है मैं उसके करीब नहीं पहुँच सकता। तो मेरा भी कोई, मैं तो फैज़ साहब की खाक के बराबर भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे अंदर भी ये सलाहियत मौजूद नहीं है कि मैं शायद पंजाबी में लिख सकूं। कोशिश करके देखूंगा, अगर कामयाब हो गई तो। मैं मेरे एक छोटे छोटे दो सवाल हैं, लेकिन दूसरे सवाल का जवाब मैं तफसील चाहूँगा। पहला सवाल तो ये है कि 7 जन्म लेने के बावजूद आज भी हमें अपनी हकीकत को फिक्शन का चोला पहनाकर सामने लाना पड़ता है। तो आपके ख्याल में हमें मज़ीद कितने जन्म दरकार होंगे कि हम इसको फिक्शन के चोले से बाहर देख सकें? दूसरा सवाल यह है कि 7 जन्म आपने लिखे पाकिस्तान के, तो इसमें से आप लिखते लिखते किन दरियाओं को आपने अबूर किया, कौन कौन सी घाटियों को आपको छोड़ना पड़ा, खास तौर पे जिन्हें आपने नहीं लिखा?
जो चीज़ आप नहीं लिख सके उसके बारे में भी थोड़ा सा बयान करें। जहाँ तक तो 8वें जन्म यानी कितने जन्म अभी बाकी हैं, इसमें तो मैं एक ठंडी सांस ही भर सकता हूँ। सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि इसका नाम 7 जन्म था, तो अगली कोशिश का नाम 8वीं जंजीर है। उसके बियॉन्ड फिर क्या होता है ये बाद में देखा जाएगा। और जहाँ तक क्या चीज़ मैंने छोड़ दी, तो यकीन करें कि मैंने कुछ छोड़ा नहीं है। आज के दौर के बहुत बड़े नुकात दानिश्वर माहिर तालीम जनाब नासिर अब्बास नैयर साहब से मुल्तमिस हूँ कि सदारती खुतबा फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अब्बास ताबिश साहब, शफकत नगमी साहब, आपने मुझे यहाँ दावत दी और असगर साहब मुझे इस मुश्किल में डाल गए हैं, ख़ुद चले गए हैं। और एक आखिर में गुफ्तगू साहिब सदर जिसको कहते हैं, मुझे तो इतना भारी भरकम ये लफ्ज़ लगता है, तो इसलिए भी मुश्किल हो जाती है कि उस मौजू पर बहुत सी बातें पहले कही जा चुकी होती हैं। अरशद नईम साहब, शकील जाज़िब साहब, अमजद तुफ़ैल साहब, ख़ुद अब्बास ताबिश साहब और असगर साहब, वो सब लोग इस नावल के ताल्लुक़ से बहुत अहम, बुनियादी और बेशतर बातें कह के जा चुके हैं। ख़ुद शफ़क़त साहब ने सवालों के जवाब में इस नावल से मुतल्लिक़ बहुत सी बातें कह दी हैं। मैं चंद बातें कोशिश करूँगा कि सिर्फ़ एक आध बात कहकर फिर आगे कुछ दूसरी बातें। अरशद नईम साहब ने शुरू में कहा कि ये एक बहुत अच्छी बात है और दुनिया का सारा बड़ा अदब अपनी ज़मीन में, अपनी जड़ों के साथ जो ताल्लुक़ होता है उसकी वजह से वजूद में आता है। हमें इस बात को बिल्कुल ये दुरुस्त बात है, लेकिन सबसे अहम बात ये कि आपका अपने माजी, अपनी ज़मीन के साथ ताल्लुक़ तो है, लेकिन उस ताल्लुक़ के सिलसिले में आपका मौक़िफ़ क्या है, ये बहुत बुनियादी बात होती है कि आप माजी के सिलसिले में अपनी तहज़ीब, अपनी पुरानी असातीर, अपनी पुरानी याददाश्त, इज्तमाई हाफ़ज़ा, इसको जब बयान करते हैं तो किस मौक़िफ़ के साथ बयान करते हैं। आप में से अक्सर लोगों ने सुना होगा एक कीनिया के राइटर गोगी वा थ्योंग, वो पहले अंग्रेज़ी में लिखते थे। जब अंग्रेज़ी में उन्होंने कई नावल लिखे, बहुत मकबूल हो गए, तो बाद में उन्होंने अपनी उनकी जो एक ज़ुबान थी उसमें लिखना शुरू किया, और वो छोटी सी ज़ुबान थी, दुनिया उसको जानती भी नहीं थी। तो उसमें उन्होंने फिर बहुत से आर्टिकल लिखे कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो वो एक जगह कहते हैं कि मैंने अंग्रेज़ी में लिखना छोड़ा इसलिए कि मेरे नज़दीक जब आप एक ज़ुबान का इंतख़ाब करते हैं तो उस इंतख़ाब के ज़रिए आप अपनी ऑडियंस का इंतख़ाब भी करते हैं। अगर आप अंग्रेज़ी में लिख रहे हैं, फ्रेंच में लिख रहे हैं, स्पेनिश में लिख रहे हैं, तो ज़ाहिर है आप जो उसके नेटिव स्पीकर्स हैं उनके लिए, या आपके मुल्क में जिन्होंने वो ज़ुबान सीखी उनके लिए लिख रहे हैं। तो आप एक हिस्से को, आबादी के एक हिस्से को शामिल करते हैं अपने क़ारीन में और एक बड़े हिस्से को अलग कर देते हैं। लेकिन वो साथ ये कहता है कि आप ठीक है अपनी ज़ुबान में लिखें, अपने माजी को, अपनी कहानियाँ लिखें, लेकिन उस बात पे बहुत ज़ोर देता है कि आप उसके सिलसिले में किसके साथ खड़े होते हैं, आपकी पोजीशन और आपका मौक़िफ़ क्या होता है। तो माजी के सिलसिले में हमें जब ये गुफ्तगू करते हैं, हमें अपने माजी से बहुत गहरा ताल्लुक़ रखना चाहिए, लेकिन ये देखना चाहिए कि उस ताल्लुक़ की नौइयत क्या है। क्या वो महज माजी को वापस लाने की कोशिश है, या माजी का एक अवामी तरक्की पसंदाना, एक प्रोग्रेसिव और एक अवाम दोस्त, इंसानियत दोस्त वो तस्वुर है। लिहाजा ये उसमें एक बात का इजाफ़ा करने की मैं समझता हूँ ज़रूरत है। दूसरा, बहुत सी बातें की अमजद तुफ़ैल साहब ने, बहुत बुनियादी बातें की जो हकीकत और उसके ताल्लुक़ से जिसको आपने भी दोहराया। मैं अब चंद बातें जो मैंने ख़ुद नोट की हैं इस नावल के हवाले से वो आपके से शेयर करता हूँ। पहली बात, ये 5-6 पॉइंट हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि शफ़क़त साहब ने इस नावल का जो नाम 7 जन्म रखा है, ज़ाहिर ख़ुद भी वजाहत की है कि ये पाकिस्तान के 7 अशरे हैं, 7 अशरों की कहानी है, और ये 6 अबवाब पर और एक इख्तितामिया है जिसका ज़ैली उन्वान मुक़दमा है वो है। उन्वानात से नज़र आ जाता है कि वो पाकिस्तान की कहानी को किस तरह पेश करना चाहते हैं। पहला बाब मसलन
उम्मीद बहार रख है, तो जो छठा बाब है वो राजा गिद्ध है। तो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि वो नावल की कहानी किस उम्मीद से शुरू होती है और कहाँ जो राजा गिद्ध है किस अलामती मानवियत के साथ कहाँ जाके ख़त्म होती है। अब ज़ाहिर है जैसा कि शफ़क़त साहब ने बताया, ये मैंने तो इस पर तफसील से कहना चाहता था कि इस नावल का बुनियादी मौजू पाकिस्तान की तारीख़ है, लेकिन ये तारीख़ी नावल नहीं है। तारीख़ पर लिखे गए नावल और एक तारीख़ी नावल में फ़र्क करने की ज़रूरत है, इसलिए कि जो तारीख़ी नावल होता है वो किसी एक जो तारीख़ी अहद है जिसको आर्काइव किया गया हो, तारीख़ी अहद जो मुस्तनद दस्तावेज़ात में मौजूद हो और अपने हकीकी किरदारों के साथ अगर आप उसको नरेट करते हैं स्टोरी को, थोड़ी बहुत उसमें एक इंटरवीन करके एक फ़िक्शनल नरेटिव में, लेकिन उसके किरदार और उसका ज़माना और उसकी जो प्लेसेस और स्पेसेस हैं आप उनको बरकरार रखते हैं तो फिर वो तारीख़ी नावल होता है। लेकिन दुनिया में तारीख़ को बुनियाद बनाकर कई किस्म के नावल लिखे गए हैं। मसलन एक आजकल जो बहुत हैं जैसे फ़ैक्शन है कि फ़ैक्ट और फ़िक्शन को मिलाकर आप लिखते हैं। जैसा एलेक्स हैले का बड़ा मशहूर नावल जो रूट्स है वो उसकी सबसे आलमी मिसाल है, वो एक कि वो उसको इसी तरह हमारे यहाँ भी असगर साहब चले गए हैं, उन्होंने जितने पिछले चंद दिनों में नावल लिखे हैं, दश्त इम्कान जो उसका आखिरी नावल था उसका, और टूटी उतनाब उधर और दूसरे नावल, वो सारे के सारे फैक्शन की झैल में आते हैं। तो जहांबाद की गलियाँ उसमें वो ज़िया साहब का जो जनरल ज़िया का सारा पीरियड है तो वो फैक्शन के। इसी तरह एक और किस्म होती है जिसमें आप तारीख़ को बुनियाद बनाते हैं जिसको डाकू फैक्शन कहते हैं, कि आप डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर जो यानी आर्काइवल रिसर्च है वो करके उसकी एक हद तक मिसाल हमारे यहाँ शमसुरमान फारूकी का कई चांद थे सरे आसमां है जिसमें वो आर्काइव्स को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह सवानही नावल होते हैं जिसकी मिसाल हमारे यहाँ कार जहां कुरत हैदर का। तो तारीख़ को तो शफ़क़त साहब ने जो तारीख़ी नावल नहीं लिखा लेकिन पाकिस्तान की तारीख़ को ज़रूर इसमें बना किया है, यानी पाकिस्तान की तारीख़ के जो 70 बरस हैं वो आपको इस नावल के बैकग्राउंड में नज़र आते हैं। लेकिन उन्होंने इसको लिखने के लिए एक अपना एक अलग और जुदागाना जो उसलूब है वो इसके लिए इख्तियार किया है जो हमारे यहाँ आम तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता। इन्होंने लेकिन ये नहीं कह सकते, हम आम तौर पर ये कहा जाता है कि जो फ़िक्शन होता है वो लाजमी तौर पर किसी समाज की या किसी मुल्क की मुतवाज़ी तारीख़ होता है। तो सारा फ़िक्शन मुतवाज़ी तारीख़ नहीं होता। मुतवाज़ी तारीख़ पर मबनी फ़िक्शन हमेशा वो होता है जो माजी में जो वाक़यात हुए हैं आप उनके बरअक्स उनको पेश करें। मिसाल के तौर पर भी शफ़क़त साहब कह रहे थे कि जो अयूब का ज़माना था जिसको तरक्की और प्रोग्रेस का ज़माना कहा गया, तो ये एक उसके सामने विनियर था, एक नकाब था, हकीकत में वो तरक्की का नहीं था। सियासत दुनिया की आलमी से लेकर मकामी सारी सियासत एक फ़िक्शन और एक जो स्टोरीज़ हैं जिसके लिए आप नरेटिव या बयानियाँ करते हैं उन पर चलती है। इन बयानियों का रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, वो हाइपर रियल होती हैं या पोस्ट ट्रूथ होती हैं, यानी ऐसी रियलिटीज़ होती हैं जिनको इन्वेंट किया गया होता है और उसको बहुत से मीडियम के ज़रिए मीडिया के ज़रिए पेश किया जाता है और लोग उसको अपने बिलीफ का हिस्सा बना लेते हैं, तो वो सारी उसके ज़रिए चलती हैं। तो आप अगर एक ऐसा नावल लिखें जिसमें जो तारीख़ में उसको बयान के इसके उलट उसके अंजाम दिखाएं, मसलन आप 47 को मौजू बनाएं और तकसीम को ना होता हुआ दिखाएं। तकसीम यानी आप बयान करें कि 46 के इलेक्शंस हुए हैं, उसके बाद सब लोग बैठे हैं और फैसला होता है कि तकसीम नहीं होगी, ये मुल्क नहीं बटेगा, तो इस तरह का नावल लिखा जाएगा तो वो एक अल्टरनेट हिस्टोरिकल फिक्शन होगा, इसको हम कहते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ आमतौर पर इस गलतफहमी को दूर करने की ज़रूरत है कि हर तारीख़ के मौजू को बनाने वाला जो नावल है वो अल्टरनेट फिक्शन नहीं होता, अल्टरनेट फिक्शन की एक ख़ास खसूसियत हुआ करती है। अब ये नावल जो इसकी जो कहानी है ये वैसे तो वहाँ से शुरू होती है हमारे यहाँ 1857 से, यानी ये नावल दरअसल 1857 से शुरू होकर मौजूदा ज़माने तक तकरीबन आता है। तो ये बज़ाहिर इसमें 70 बरस की कहानी है, लेकिन 70 बरस से ज़्यादा बल्कि 77 बरस बनते हैं। वो 1940 में पैदा होता है जो इसका मरकज़ी किरदार मोहम्मद ख़ान है, 1940 में पैदा होता है, अगरचे बाद में उसकी उम्र कम लिखी जाती है, तो वो उसकी कहानी बयान किया गया है। लेकिन उसके जो परदादा मोहम्मद ख़ान होते हैं जो मीरान शाह वज़ीरिस्तान से एक उस जब अंग्रेज़ वहाँ कब्ज़ा करने की कोशिश करते हैं तो वो एक धोखे के ज़रिए और अपनी ज़मीन को एक तरह से बेचकर ढेर सारी दौलत इकट्ठे करके छछ के इलाके में एक बहबूदी नाम का एक कस्बा है, तो वो एक फ़र्जी ज़ाहिर कस्बा है,
और वो मेरे ख्याल है इस फर्जी कस्बे का तस्वुर भी शायद जिस तरह वो कहते हैं मैजिकल रियलिज़म से, तो वहाँ से एक तो, लेकिन ये भी एक मुझे लगा जो बहबूदी का लफ्ज़ है ये बहुत एक तंज़िया लफ्ज़ है, इसलिए कि वो जिसको बहबूदी कहा गया है उसमें कोई बहबूद या उससे मिलती जुलती कोई चीज़ नहीं है। वहाँ वही सियासत सारी चलती है जो पाकिस्तान के 70 सालों की उस सियासत का खुलासा एक कही जाती है, और सारे वाक़यात वहाँ रुनमा होते हैं। और वहाँ वो जब आता है तो उसके बाद वो ज़ाहिर बहुत सी ज़मीनें ख़रीदता है और उसका बेटा मोहम्मद खान पैदा होता है, उसको फिर उसके बाद एक मौलवी के पास भेजा जाता है तालीम के लिए, और वहाँ से वो ज़ाहिर है, और वहाँ वो हिस्सा बहुत अहम है कि किस तरह हमारे यहाँ जो तालीम का एक निज़ाम है, यानी तालीम के वैसे तो 4 दर्जाती निज़ाम है, तो उनमें एक जो निज़ाम है जो मदरसे का निज़ाम है उसके क्या हॉरर्स हैं, क्या क्या खौफनाक और हैबतनाक पहलू हैं, वो अगर समझने हो तो ये ज़रूर देखना चाहिए कि किस तरह उसको सोचने समझने से यानी मना किया जाता है, और सिर्फ कहा जाता है कि दुनिया में ताकत की 3-4 बड़ी शक्लें हैं, बादशाह, उस्ताद, वालिद और पादरी या मजहबी मुल्ला, और ये चारों जो ताकत की अलामतें हैं वो उनके अंदर यानी एक सेल्फ असर्शन बहुत है। तो वहाँ मौलवी जो नज़र आता है वो भी एक यानी समाजी सतह पर ताकत की सबसे खौफनाक अलामत के तौर पर आता है, और उससे तालीम। अब यही नौजवान आप देखिए जिसकी इब्तदाई तरबियत एक ऐसे मौलवी के हाथ में हुई है, और फिर उसमें राम बाबू का कहाना आती है जिसके ज़रिए वो किताब हासिल करता है, लेकिन उससे इतना वो सीख नहीं सकता, और तो ऐसा आदमी बड़ा होकर पाकिस्तान का सियासतदान बनता है, वज़ीर आज़म बनता है और बिलाखिर अमीर अल मोमिनीन बनता है। तो अब उससे एक यानी पूरी जो कहानी बयान की गई है, और किस तरह ये जो सारी कहानी में एक मरकज़ी एक जो थ्रेड चलता है कि किस तरह मज़हब को सियासत में इस्तेमाल किया जाता है, समाजी सतह पर मज़हब का इस्तेमाल, और फिर उसके बाद सियासत वहाँ रास्ते मदीना के भी वो वही बयानिया और वही फ़िक्शन इस्तेमाल वो करता दिखाया गया है। और वहाँ जब वो अमेरिका चला जाता है, और वो हमारे यहाँ देखिए अमेरिका से हमारे यहाँ जो एक एम्बिवेलेंट रवैया है कि आप अमेरिका से नफ़रत भी करते हैं, और अमेरिका जाकर वहाँ अमेरिकी तर्ज़ ज़िंदगी को इख्तियार भी नहीं करते, यानी नफ़रत भी करते हैं और अमेरिका जाने की ख्वाहिश भी रखते हैं। और सबसे बड़ी जो लंबी लाइन अगर होगी तो अमेरिका जाने वालों की होगी, अमेरिका के ख़िलाफ़ भी सबसे बड़ा जुलूस होगा, और अमेरिका की तरफ जाने वालों की जो कतार होगी वो भी सबसे लंबी होगी। तो ये जो एक हमारा एक दो जज्बी और एक नफ़रत और मोहब्बत से यक वक्त इबारत एक रवैया है वो हमें नज़र। और वहाँ वो जब चला जाता है, जूलिया से उसकी शादी होती है, और जब बेटी पैदा होती है तो वो फिर वही उसको मजहबी तालीम दिलाता है। अच्छा, फिर वो जो धोखाधही का एक सिलसिला है जो उसके परदादा मोहम्मद ख़ान से है, वो मोहम्मद ख़ान की शख्सियत का भी हिस्सा बनता है, और उसकी बेटी भी उसी लेगेसी को लेके चलती है कि उसको भी बहुत से तरीके आ जाते हैं कि किस तरह बाप के जबर से उसने बचना है। तो खैर वो वापस आता है तो उसके सारा वो सियासत का हिस्सा बनता है, वज़ीरन पहुँचता है। और यहाँ जो पहलू है आपने कहा एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन मुझे लगता है कि नावल का जो आखिरी हिस्सा है ये पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है उसको बहुत अच्छी तरह बयान करता है। हम सब समझते हैं, जितने लोग बैठे हैं, डीप स्टेट की सारी फ़िलासफ़ी को आप समझते हैं कि डीप स्टेट में जो जमहूरियत है वो एक सारी की सारी टीवी स्क्रीन पर होती है। हकीकत में मैदान मतलब बाहर की दुनिया में वहाँ ना इलेक्शन दिखाए जाते हैं, सब कुछ। तो यहाँ भी वही नज़र आता है कि बहुत सी चीज़ों को उसको पता नहीं होता, और किस तरह कौन सी जो मख्फी क़ुव्वतें होती हैं, हम सब जानते हैं उसका नाम, वो मख्फी क़ुव्वतें किस तरह के लोगों को आगे सामने लाती हैं। और वहाँ जो आदमी फिर कहीं थोड़ा सा इख्तलाफ करता है तो उसके साथ वही सलूक होता है जो इस नावल के मोहम्मद ख़ान जब वो अमीर मोमिनीन पे बन जाता है उसके साथ जो सलूक होता है। और आखिरी हिस्सा वो बिल्कुल ठीक है कि उसका उस पर असर वो लगता है कि इंस्पायर है उससे, वो उसके ट्रायल उसके मुकदमे से, काफ़का से, लेकिन वो उसको लिखा जिस तरह गया है वो पाकिस्तान की बिल्कुल एक सच्ची तस्वीर नज़र आता है। तो शफ़क़त साहब ने इसमें जो आखिरी बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इसमें जो टेक्निक और जो असलूब इख्तियार किया है वो कुछ हिस्सा रियलिज़म का है, लेकिन बड़ा हिस्सा हकीकत ये कि मैजिकल रियलिज़म का है। तो मैं ये चंद बातें सिर्फ अगर आप इजाज़त दें तो मैजिकल रियलिज़म हमारे यहाँ जितना ज़्यादा इसके बारे में बात की जाती है तो इसकी जो सही तफ़हीम है वो उतनी नहीं है। मेरी भी ज़रूरी नहीं कि सही तफ़हीम हो, लेकिन चंद बुनियादी बातें मैं ज़रूर अर्ज़ करना चाहता हूँ।
शफ़क़त साहब ने बहुत सी बातें कही, बहुत मुझे तो साहिब मुतालिया और बहुत इतने वो लगे, बहुत खुशी हुई इनसे मिलकर भी। मैजिकल रियलिज़म की इस्तिलाह मार्किस के साथ मंसूब हो गई है, लेकिन हकीकत ये कि ये इस्तिलाह जिस लातीनी अमेरिकी फ़िक्शन के लिए इस्तेमाल होती है ये उसके लिए नहीं बनी थी। मैजिकल रियलिज़म की इस्तिलाह 1925 में एक जर्मन आर्ट क्रिटिक थे फ्रांज रो, उन्होंने ये इस्तेमाल की थी और उन्होंने एक जर्मन आर्ट पर एक मजमून लिखा था जो पोस्ट एक्सप्रेशनिज़म पर था, और उन्होंने कहा जी पेंटिंग्स में एक नया रुझान आया है कि लोग एक हकीकत की मुसव्वरी करते हैं, लेकिन उसमें बहुत से पहलू होते हैं जिनमें एक होती है, एक मिस्ट्री होती है। तो ये उन्होंने कहा जी अजीबोगरीब एक रुझान है, तो इसके लिए उन्होंने इस्तेमाल किया। तो बाद में खैर और लोगों ने भी इस्तेमाल किया, लेकिन जो स्पेनिश राइटर जिनका आपने नाम लिया एल्फो कारपेंटियर, उन्होंने मैजिकल रियलिज़म वहाँ से चला है। यानी जब 1949 में उनका नावल आया था द किंगडम ऑफ दिस वर्ल्ड, द किंगडम ऑफ दिस वर्ल्ड 1949 में शाह, ये पहला नावल था जिसमें ये जादुई हकीकत निगारी इस्तेमाल हुई थी। वो ज़ाहिर वहाँ स्पेनिश ज़ुबान है, स्पेनिश लिखते हैं, तो उन्होंने इसके लिए ये इस्तिलाह इस्तेमाल नहीं की थी। उनके लिए वो एक स्पेनिश वर्ड था, मैं इसके ठीक तलफ़ुज़ नहीं याद कर सका, लॉ मार्विलोस रियल, यानी मार्वलस रियलिटी, यानी वो मैजिकल रियलिज़म। अजीब बात यह कि ये एक वेस्टर्न एक इस्तिलाह है और इसके कॉनोटेशन भी वेस्टर्न है। उनके लिए जो इस्तिलाह थी वो मार्वलस की थी, यानी एक अजीब व गरीब, एक तुरफा और एक अनोखी रियलिटी। मैं यह फ़र्क बयान करना चाहता हूँ कि जो वेस्टर्न मैजिकल रियलिज़म है और जो लातीनी अमरीकी नावल निगारों में पहले उन्होंने इस्तेमाल की, ये एलेफो कारपेंटियर ने, उसके बाद हवान रुल्फो ने पेडारो प्रामो में इस्तेमाल की, और फिर उसके बाद तीसरा आदमी जो आता है नामवर और भी दरमियान में आते हैं, वो 1967 में जब नावल है 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड यानी मार्किस के यहाँ इस्तेमाल हुई। जो वेस्टर्न मैजिकल रियलिज़म है उसमें फैंटेसी और रियलिटी को मिलाकर पेश किया जाता है। कहीं उनको पैरेलल रखा जाता है, कहीं उनको ओवरलैप होते हुए दिखाया जाता है, कहीं उनको मर्ज कर दिया जाता है। लेकिन वेस्ट की जो सारी रोमांटिसिज्म के बाद जितना सारा लिटरेचर है और जितनी उनकी सारी फ़िक्र है, उसमें जो रैशनैलिटी है वो मरकज़ी चीज़ है। लिहाजा वो हमेशा फ़र्क करते हैं रियल और अनरियल, रियल और फैंटेसी में। अगर वो तजर्बा करते भी हैं तो उसमें दोनों के दरमियान एक तरह की जो कश्मकश है वो लाजमन दिखाते हैं, एक तरह की अनोमली लाजमी तौर पर मौजूद होती है, और वो हमेशा इसको टेक्निक और स्टाइल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब जो मैजिकल रियलिज़म के नाम से स्पेनिश में लिखे गए जो लैटिन अमेरिका के, वो क्यूबा के हों, कोलंबिया के हों या बोर्खेस हो, इन लोगों ने जो इस्तेमाल किया उनके लिए फ़र्क ये था, वो कहते थे कि हमारे यहाँ इमेजिनेशन और रियल में कोई फ़र्क ही नहीं है। हमारे लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज़ ऑर्डिनरी। हमारे लिए जो आपको नज़र आता है कि एक बिल्कुल ख़याली चीज़ नज़र आती है, फैंटेसी नज़र आती है, हमारे लिए बिल्कुल मामूल की चीज़ है। इसलिए जब वो इन दोनों को पेश करते हैं तो उसमें वो उनको दरमियान में कोई तनाव नहीं होता। मगरब में हमेशा तनाव होता है और इनके यहाँ वो एक तनाव बिल्कुल मौजूद नहीं होता। दोनों मिसाल के तौर पर इसमें जो उन्होंने अपना बनाया है सबसे पहले पेडारो प्रामो में जो कुमाला एक कस्बा है, वहाँ वो एक जो पेडारो प्रामो बाप है उसका बेटा उस कस्बे में जो घोस्ट टाउन है अपने बाप को मिलने जाता है, तो वहाँ जो मुर्दे हैं वो बातचीत कर रहे हैं। अब वो नावल इस तरह लिखा गया कि मुर्दों का बातचीत करना उसको किसी हैरत में मुब्तला नहीं करता और वो सवाल नहीं उठाता कि मुर्दे कैसे बात कर सकते हैं। वेस्ट में अगर मुर्दा बात करेगा, घोस्ट होगा, उस पर सवाल होगा, कहीं शक होगा। ये वहाँ चूँकि टेक्निक है, यहाँ उनके लिए मामूल की बात है। तो यहाँ ख्वाब और बेदारी में कोई फ़र्क नहीं है, ज़मानों का नहीं है। वेस्ट में जो टाइम है वो लीनियर है, लेकिन इनके यहाँ जो टाइम है वो सारे का सारा नॉन लीनियर है, आगे पीछे सदियाँ चलती रहती हैं, मुख्तलिफ वो होते रहते हैं। तो इन सब नावलों में जो मैजिकल रियलिज़म लैटिन अमेरिका का है, इसका मुहर्रिक क्या था, यानी फ़र्क तो ये आ गया, इसका मुहर्रिक एक अपने सोसाइटी को डीकोलोनाइज करना था। मैजिकल रियलिज़म का कोई तस्वुर डीकोलोनाइजिंग द सोसाइटी इसके बगैर नहीं किया जा सकता। और जितने नावलों में इस्तेमाल हुआ है ये अपने जो उनका एक्सपीरियंस था
एक कॉलोनियल एक्सपीरियंस, और उसका साइकोलॉजिकल और इमोशनल ट्रॉमा इतना ज़्यादा था कि उन्होंने कहा जी हम जो वेस्ट का एक रियलिस्ट स्टाइल है उसमें बयान ही नहीं कर सकते। तो शफकत साहब ने भी जब इस्तेमाल किया है तो वो उस पाकिस्तान का जो एक 70 साल का ट्रॉमा है, जो इमोशनल ट्रॉमा है, जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है, उसको वो सादा रियल अंदाज में, एक लीनियर अंदाज में पेश ही नहीं किया जा सकता कि क्योंकि ट्रॉमे का मतलब क्या है कि वाक़या सिर्फ बाहर नहीं हो रहा है, उन वाक़यात का असर इंसानी ज़ात पर वो अंदर बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आप अंदर की उस कैफियत को जो दुख दर्द अज़ियत ज़िल्लत हकारात पता नहीं क्या क्या इतने जज्बात हैं उनको आप उस तरह बयान नहीं कर सकते। तो उसके लिए वो उन्होंने इस्तेमाल, तो एक तो ये कि वो अपनी पुरानी जो हिकायात थी उसको रिक्लेम करना चाहते थे कि वो कहते थे कि वेस्ट ने हमें बहुत सी चीज़ें दी हैं, मॉडर्निटी दी है, मॉडर्नाइजेशन दी है, लेकिन इससे हमें महरूम भी बहुत किया है। इसकी मिसाल ख़ुद तन्हाई के 100 साल में जब वो एक वाक़या आता है, एक बनाना कंपनी आती है और वो एक वहाँ एक नई इकॉनमी शुरू करती है और वहाँ मॉडर्नाइजेशन शुरू करती है, लेकिन साथ ही एक्सप्लॉयटेशन। तो वेस्ट की सारी जो मॉडर्निटी है वो एक्सप्लॉयटेटिव के तौर आती है। तो अब वो उसके नतीजे में बहुत कत्ल गारत होती है। तो उसको बयान करने के लिए कि इस ट्रॉमे को उन्होंने ये इस्तेमाल किया था। लेकिन वो ये कहते थे कि हमारी जो पुरानी तहज़ीब थी उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ थी जो मल्टी लेयर्ड रियलिटी को बेहतर तरीके से बयान कर सकती थी। तो लिहाजा उनका जितना मैजिकल रियलिज़म है उसकी रीज़न्स कॉलोनियल असरात से आज़ादी, अपने साबिक उनकी जो कॉलोनियल प्री कॉलोनियल उनकी अपने जो कल्चर है उसकी बहाली था, और कॉलोनियल जो असरात का जो दुख दर्द था उसको बयान करना था। वो जितनी कत्ल गारत हुई थी, जिस तरह उनको महरूम किया गया उसको। लेकिन इसमें एक आखिरी मैं बात कहना चाहता हूँ मैजिकल रियलिज़म के, तो मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ इस्तेमाल किया। जिन 3 राइटर्स का नाम लिया ये एक तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लातीनी अमेरिका का एक और जो राइटर है बोरखेस, वो बिल्कुल और इस्तेमाल, उसने जो इस्तेमाल किया है वो फ़िलासफ़िकल अंदाज में और मेटाफिज़िकल अंदाज में वो बयान करते हैं। वो भी इसी तरह जो ख्वाब और हकीकत का जो रिश्ता है या इनकी जो लिमिट्स हैं उनको ब्लर कर देते हैं, ये पता नहीं चलता ये ख्वाब है या हकीकत है। मिसाल के तौर पर उसका बड़ा मशहूर एक अफसाना है द सर्कुलर रियोन, कि ऐसे दायरवी खंडरात, उसमें एक शख्सी कहानी है जिसमें एक उस्ताद पढ़ा रहा है और उसमें वो कहता है कि मैं जिस बच्चे को स्टूडेंट को पढ़ाना है मैं उसको अपने ख्वाब के ज़रिए पैदा करूँगा। वो पैदा कर लेता है, उसको पढ़ाता है, बाद में कहानी आखिर पता चलता है कि जो उस्ताद है वो किसी और का ख्वाब है। तो अब उसको उसने ये ख्वाब और हकीकत के इस रिश्ते को जिस तरह बयान किया है ये एक बहुत फिलासफिकल रिश्ता है। तो ये अब हमारे यहाँ आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, तो ये सारा जो बैकग्राउंड है इस मैजिकल रियलिज़म की वेस्टर्न रिवायत का और वहाँ जो लातीनी अमेरिकी अदब में आए, अब सवाल ये कि हमारे जो राइटर्स इस्तेमाल, हमारे यहाँ भी जो तिलिस्म होशरुबा है उसमें फैंटेसी है। मैजिकल रियलिज़म का कोई तस्वुर एक डी कॉलोनियल एक उस पहलू के बगैर नहीं किया जा सकता, लेकिन वो फैंटेसी बिल्कुल और है, वो बिल्कुल मुताले का और है, उसको उसके साथ गड़बड़ नहीं करना चाहिए। शफकत साहब ने एक पाकिस्तानी जो ट्रॉमा है और जिसमें अगरचे वो 1857 का ले आते हैं, लेकिन एक चीज़ मुझे बहरहाल कमी नज़र आई कि इस सारे के पीछे जो असल पावर्स हैं वो कॉलोनियल पावर्स हैं, पहले भी थी और आज भी, उसका हमें काम मिलता है, उसका उनके यहाँ ये बहुत ज़्यादा मिलता है। तो बाकी जिस तरह बहुत उम्दगी से पेश किया गया है, तो मेरा ख्याल एक ऐसा नावल जिस पे हम बहुत ज़्यादा लंबी गुफ्तगू कर सके, मैंने बहुत आपका वक्त ले लिया, तो एक ऐसा नावल उसका बहुत खुले बाजुओं से इस्तकबाल करना चाहिए और उस पर गुफ्तगू की जानी चाहिए। ये बिल्कुल हमारे यहाँ नावल का आजकल बूम है, इतने नावल छप रहे हैं कि आप सब नावल पढ़ भी नहीं सकते, लेकिन ऐसे नावलों में जब हुजूम हो तो एक नावल जो आपकी तवज्जो हासिल करता है, तो मेरा ख्याल है उसके लिए मुसन्निफ़ को ज़रूर दाद देनी चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है, एक मरतबा तो फिर दिल किया कि नासिर अब्बास नैयर साहब की क्लास हो, उसमें हम सारे दाखिल हो जाए और उनका जो मैजिकल रियलिज्म के बारे में लेक्चर है हमेशा याद रहेगा। उनकी मालूमात का एक बेहतर दरिया था कि जिसे आप समेटना चाह रहे हैं, और कभी हम आपको ज़हमत देंगे और अकेले ही आपसे ये सारी गुफ्तगू दोबारा सुनेंगे।